अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है और माजी में किस तरह के सवालात इस टॉपिक से पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ को लेके वो बहुत अच्छे अंदाज में क्लियर हो जाए। बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। देखो मेरे बच्चे, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई से दो चार्जेस हैं, मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और ऐसे एक लाइन के ऊपर ये दोनों चार्जेस का सेंटर मौजूद है। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस, और ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r के ऊपर मौजूद है, यानी कि Q1 से Q2 का फासला कितना है, r के बराबर है। तो हमने ये देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हमने देखा था कि मान लो ये वाला चार्ज इसको अपने पास से दूर भगाएगा। भाई Q1 अगर पॉजिटिव है मान लो और Q2 भी पॉजिटिव है तो Q1 Q2 को दूर भगाएगा। तो ये डायरेक्शन हो गया किसका, F12 का, फोर्स अप्लाइड बाय 1/2। सिमिलरली जो 2 है वो 1 के ऊपर इतनी ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, यानी कि ये आ गई मेरा बेटा कौन सी फोर्स, जिसको आप कहोगे F21, फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज। बोला ठीक है सर, ये सब चीज हमें याद आ रही है। फिर हमने ये बात की थी कि ये जो फोर्स एक्ट करती है ये उस लाइन के अलोंग करती है, दैट इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। बोला ठीक है सर, ये भी याद आ गया। फिर हमने ये कहा था कि ये पेयर ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस होता है। सर पेयर ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस से क्या मुराद है, जितना मैग्नीट्यूड F12 का होगा उतना मैग्नीट्यूड F21 का होगा, यानी कि पहले चार्ज ने दूसरे पे जितनी फोर्स लगाई दूसरे ने पहले चार्ज पे उतनी ही फोर्स लगाई, यानी कि आप बोलोगे मैग्नीट्यूड दोनों का हमेशा कैसा होने वाला है जनाब, सेम होने वाला है। और डायरेक्शन को लेके हमने बात की थी कि डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, ऑपोजिट। चाहे दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो, चाहे दोनों नेगेटिव चार्जेस हो, चाहे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो। बोला ठीक है सर, ये सारी बातें याद आ गई। अगर इसमें से किसी भी बात में जरा सा भी मसला है तो बच्चे आगे वाला लेक्चर आपको तंग करेगा। इससे प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 3 उसको लाजमी मुकम्मल कर लीजिएगा। बोला ठीक है सर, इतनी बात हमें याद आ गई। अब आते हैं, देखो बच्चे कि कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कूलम लॉ था क्या, जब कभी भी दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखा जाए, एक दूसरे की विसिनिटी में रखा जाए, तो एक चार्ज दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है, तो वो जो फोर्स लगाता है दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये कौन सी ताकत है, ये वो ताकत है जो एक चार्ज दूसरे के ऊपर लगा रहा है जब आपने उन दोनों को आजू बाजू में रखा है, अगल बगल में रखा है। बोला ठीक है सर, समझ आया। अब जरा रिवाइज करो वेक्टर्स क्या होते थे। मेरे बच्चे, वेक्टर्स आपके पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसको डिफाइन करने के लिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। दो ही तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे कोर्स में, या तो स्केलर या वेक्टर। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पूछा आपका मास कितना है, आपने बोला सर 50 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। मुझे बात समझ में आ गई। आपको यह नहीं बोलना पड़ा कि मेरा मास 100 किलोग्राम ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, सीधे हाथ पे है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। उसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता। मैंने पूछा टेम्परेचर कितना है, आपने बोला 20 डिग्री सेल्सियस, मुझे बात समझ आ गई। मैंने पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, आपने बोला 6 फीट, मुझे बात समझ में आ गई। यानी कि ये सारी वो क्वांटिटीज हैं जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। वेक्टर्स क्या होता है, जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड अकेला काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। फॉर इंस्टेंस
जैसे हमारे पास फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने आपको कहा कि भाई साहब आप क्या करो, 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करो। मैंने कहा 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करो। आपका अगला सवाल क्या होगा, सर ये 15 न्यूटन की फोर्स कहां लगाऊं, कुर्सी पे लगाऊं, दीवार पे लगाऊं, सर पे लगाऊं, सामने स्क्रीन पे लगाऊं, इस मोबाइल पे लगाऊं, टेबल पे लगाऊं, कहां लगाऊं 15 न्यूटन की फोर्स? जब तक मैं कहां का आंसर नहीं दूंगा तब तक आपको बात समझ में नहीं आई। तो इसका मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि जिसको समझाने के लिए आपको डायरेक्शन का बताना जरूरी है। बोला ठीक है सर, इतनी बात तो हमें भी बता दी। अब देखो मेरा बेटा, वेक्टर को लिखने का तरीकाकार क्या होता है? वेक्टर को लिखने का तरीकाकार होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। ये जो स्टेरिक का सिंबल है ये क्या शो करता है भाई? मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। यानी कि आप वेक्टर को ऐसे लिखते हो कि वेक्टर बराबर है अपने मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन के, क्योंकि अभी हमने बात करी कि वेक्टर को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन चाहिए होता है। तो वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब जरा समझो, यहां पे यहां मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक चार्ज है Q1, इससे r डिस्टेंस के फासले के ऊपर एक और चार्ज है Q2, और दोनों एक दूसरे के करीब करीब रखे हुए एक दूसरे की फील्ड के अंदर है। बोला सर इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है? मैंने बोला भाई r है। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि ये जो Q1 चार्ज है ये इस Q2 चार्ज के ऊपर मान लो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएगा। आपने कहा F12। अच्छा, आगे चलने से पहले ध्यान में रखना, मैं पूरे लेक्चर के अंदर जो कन्वेंशन यूज करूंगा उसमें मैं ऐसे करूंगा कि पहले मैं उस चार्ज का नंबर लिखूंगा जो फोर्स लगा रहा होगा, जो फोर्स लगा रहा होगा। ज़हन में रखिएगा, आप में से बाज़ लोगों के टेक्स्ट बुक में उल्टा लिखा हो सकता है, और बाद में उसको लिखूंगा जिस पर फोर्स लग रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप अपने कोर्स के हिसाब से इसको उल्टा कर सकते हो। आप पहले वो लिख सकते हो कि जिस पर फोर्स लग रही है, बाद में वो लिख सकते हो जो फोर्स लगा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चूंकि ऐसे पढ़ा है, अक्सर किताबों में ऐसे ही होता है, तो मैं इसको ऐसे फॉलो कर रहा हूं, आप उल्टा कर सकते हो। तो F12 को क्या पढ़ोगे? फोर्स बाय 1/2। पहले ने जो फोर्स लगाई 2 पर, अगर ये डायरेक्शन है फोर्स की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान ले भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है, दूर भगा रहा है, तो Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है। दिस इज F12, फोर्स अप्लाइड बाय 1/2। अब आपको बोला जाए कि यार जरा ये लिख के तो बताओ ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा। भाई ये तो आपने बता दिया सर, हमें भी पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो भाई Q1 जो है वो Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन कितनी ताकत से करेगा? इसका जवाब किसने दिया? कूलम ने दिया। कूलम ने क्वांटिफाई किया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो अब देखो मैं इसको लिखने लगा हूं। आप बोलोगे जनाब जो F12 है इसकी वैल्यू क्या है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। बोला ठीक है सर, इतनी बात तो हमें भी पता चल गई, ये लिखा हुआ। अब आपने कहा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोला सर बिल्कुल है, तो इसका मतलब पहले तो इसमें लगा दो एक अदद एरो। एरो लग गया। अब देखो वेक्टर के पास होती हैं दो चीजें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये जो कुछ आपने लिखा है कूलम्स लॉ की मदद से, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कि ये जो चार्ज 1 है ये चार्ज 2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है। इस कितनी फोर्स का जवाब ये K Q1 Q2 अपॉन R² दे रहे हैं। कितनी फोर्स लगा रहा है यहां से पता चल जाएगा। और किस डायरेक्शन में लगा रहा है? सर दिख रहा है ना, सीधे हाथ पे लगा रहा है। ऐसे थोड़ी होता है मेरे लाल कि दिख रहा है सीधे हाथ पे लगा रहा है। डायरेक्शन बताओ। भाई अभी बताया था वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहां पे हमें कोई ना कोई डायरेक्शन भी चाहिए होगी। ये जो आर कैप मैंने लिखा है, ये आर कैप मेरे बच्चे क्या है? दिस आर कैप इज बेसिकली अ यूनिट वेक्टर। ये आर कैप क्या है? ये आर कैप है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर रिवाइज करो क्या हुआ करता था, टेंशन नहीं लो। वेक्टर्स नहीं पढ़े हुए, नहीं याद, कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, सब पता चलेगा, पर लेक्चर तरीके से देखो। आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? कोई ऐसा वेक्टर जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताए। और यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड तो होता ही नहीं है, इसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है 1। इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता
है। इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका काम क्या होता है भाई? हर चीज का काम होता है। इसका काम होता है डायरेक्शन बताना। क्या काम है? डायरेक्शन बताना। सर किसकी डायरेक्शन बताना? जिस गिवन वेक्टर के फॉर्मूले में आ रहा है उसकी डायरेक्शन बताना। यानी कि गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताना इसका काम है। गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताना इसका काम है। अब फिर गौर से देखो, ये है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर सुनो, कोई जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। दो चार्जेस को रखा अगल बगल में, बोला ठीक है सर। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, बोला ठीक है सर। गोया कि ये चार्ज 1 को रखा चार्ज 2 के साथ, चार्ज 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगाएगा और चार्ज 2 चार्ज 1 पे लगाएगा। पहले वो लिख लेते हैं जो चार्ज 1 2 पे लगा रहा है। बोला ठीक है सर। मैंने कहा चार्ज 1 चार्ज 2 को ऐसे करके धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है। बोला ठीक है, लिखो F12 फोर्स अप्लाइड बाय 1/2। अब ये फोर्स वेक्टर है, वेक्टर के पास होनी चाहिए दो चीजें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो पहले लिखा मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? ये डिस्टेंस है। बोला ठीक है सर। और K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कहां से आया? कूलम्स लॉ ने क्वांटिफाई करके दिया। हमने बोला सर ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये बता रहा है कितनी फोर्स लगा रहा है, कहां लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है। ये जो कहां का आंसर है ना, ये जो कहां का आंसर है, ये कहां का आंसर कौन कर रहा है? आर कैप कर रहा है, यूनिट वेक्टर कर रहा है। कहां लग रही है? इस डायरेक्शन में लग रही है। अब देखो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाली जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को इसने कहा हुआ है आर कैप। ये आर कैप ये डायरेक्शन बता रहा है, ये आर कैप ये डायरेक्शन बता रहा है, ये वाली डायरेक्शन। बोला ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताएं, अभी इस पे और बातचीत भी होती है। फिर हमने कहा आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। ये ऐसे कैप आ जाए इसका मतलब वो क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? ऐसा कोई वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है, काम क्या है? डायरेक्शन बताना। किसकी डायरेक्शन बताना? जिस वेक्टर के फॉर्मूले में आ रहा है, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये किसका यूनिट वेक्टर है? इसका है भाई, इसी के फॉर्मूले में आ रहे हैं ना, फोर्स के फॉर्मूले में आ रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। वेलोसिटी के फॉर्मूले में आता तो वेलोसिटी की बताता, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आता तो उसकी बताता। तो ये फोर्स के फॉर्मूले में आ रहा है यूनिट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन बता रहा है। बोला ठीक है सर, सब इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, हमने चूंकि पीछे कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो ये जो Q2 है ये भी जवाब में Q1 पे फोर्स लगाएगा? जी सर बिल्कुल लगाएगा। अब जरा इसकी वैल्यू भी लिखते हैं, जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है उसको देखते हैं। हमने माना हुआ क्या है? हमने ये माना हुआ है भाई, पहले तो लिखना सीखो ना, फिर आगे कोई और बात होगी। हमने ये माना हुआ है कि अभी दोनों चार्जेस कैसे? पॉजिटिव। मतलब रिवर्स करके भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। अभी माना हुआ है दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। Q1 जब Q2 पे फोर्स लगा रहा था तो Q2 को अपने पास से दूर भगा रहा था। अब इधर आ जाओ, ये Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा? जी सर, उतनी ही लगाएगा जितनी Q1 ने Q2 पे लगाई थी। भाई Q1 ने मान लो इस पे अगर 10 न्यूटन लगाई थी तो Q2 भी Q1 पे 10 न्यूटन लगाएगा। अब देखो Q2 कैसा है? पॉजिटिव। Q1 कैसा है? पॉजिटिव। तो Q2 क्या चाहेगा? Q1 करीब आए या Q1 दूर जाए? सर ये पॉजिटिव तो रिपल्जन होगी, Q2 Q1 को दूर भगाएगा। यानी कि जो F21 है फोर्स अप्लाइड बाय 2/1 इस डायरेक्शन में होगा। आप लिखोगे F21 फोर्स अप्लाइड बाय 2/1। कैसे लिखोगे भाई? फोर्स के बाद दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप बोलोगे सर K Q2 Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये तो हो गया क्या चीज? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड कि जो चार्ज नंबर 2 है वो चार्ज नंबर 1 पे जनाब इतनी फोर्स लगा रहा है। अब क्या चाहिए आपको? अब चाहिए आपको जनाबे वाला डायरेक्शन चाहिए। अब देखो इस डायरेक्शन को आपने कहा हुआ था आर कैप, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन को आप क्या कह दोगे? माइनस का आर कैप कह दोगे। सर माइनस साइन क्यों आया? याद करो, अगर किसी वेक्टर को आप -1 से मल्टीप्लाई करो, भाई अगर मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या उसके मैग्नीट्यूड में तब्दीली आती है? नहीं। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। -1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन तब्दील हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। देखो अगर आपके पास था +3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं -1 से तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो यही तो बता रहा हूं, देखो 3 का 3 अब भी रहा लेकिन पहले प्लस था, अब क्या हो गया? माइनस। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन पलट गया। इसका मतलब अगर एक वेक्टर है इसको तुमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि अगर ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा,
ऐसे था, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे था, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो जाएगा। वेक्टर्स के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी, आपको याद भी आ रहा होगा। किसी भी वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर बनाना होता है तो हम गिवन वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता और डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। बोला ठीक है सर, याद आ गई। अब देखो आर कैप आपके पास कौन सी डायरेक्शन थी, सीधे हाथ वाली, माइनस आर कैप कौन सी हो गई, उल्टे हाथ वाली, क्योंकि ये वाली फोर्स इधर एक्ट कर रही है। तो अगर आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो आपको ये नजर आ रहा है कि जनाब F21 बराबर है माइनस का KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर कैप। बोला सर बिल्कुल नजर आ रहा है, इस माइनस साइन को बाहर ले गए तो। अब आप गौर से देखो तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो पूरी चीज है, इस चीज को तो मेरे बच्चे आपने अभी थोड़ी देर पहले F12 कहा था, इसी को तो F12 कहा था, KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सर बिल्कुल कहा था। तो क्या आ गया, F21 बराबर है माइनस का F12 के। बोला सर बिल्कुल यही है। ये मेरा बेटा यही चीज हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि आपके पास जो कूलम की फोर्स है वो कैसी होती है, म्यूचुअल फोर्स होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि F21 उस सिम्त में लग रही है जो कि F12 का ऑपोजिट है। चार्ज 1-2 पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज 2-1 पे लगा रहा है, बस। बाकी अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो आप बोलोगे F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है किसके, F12 के मैग्नीट्यूड के, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, KQ1Q2 बाय आर स्क्वायर। ऐसे ही है, मैं यही है ना मैग्नीट्यूड। देखो यहां भी वही है, KQ2Q1 बाय आर स्क्वायर, यहां भी वही है मैग्नीट्यूड। अब आप ये बोल सकते हो सर पहले यहां Q2 लिखा है बाद में Q1 लिखा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये 2 है ये 3 है तो 2 3 क्या होता है 6, ये 2 है ये 3 है तो 3 2 भी क्या होता है 6। भाई Q1 Q2 का प्रोडक्ट यहां और यहां एक बराबर आएगा, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। ऑल इन ऑल अब तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई साहब अगर आपने एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखोगे, और मैग्नीट्यूड वही है जो आप पढ़ के आए हो, KQ1Q2 बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आर कैप। ये आर कैप क्या करेगा, ये आर कैप डायरेक्शन बताएगा, किस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, इस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जिस सिम्त में ये फोर्स लग रही है उसकी क्या करेगा, ये डायरेक्शन बता रहा होगा। क्लियर है बच्चे, छाप लो जल्दी से। अब मैं आपको थोड़ा सा यूनिट वेक्टर निकालना सिखाता हूं, फिर पंजाब बोर्ड की एक एग्जांपल पे लेके चलता हूं जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे एकदम हरे भरे हो जाएंगे। अब देखो मेरे बच्चे गौर से देखना, हम लोग यहां पे ना कुछ चीजें और सीखने लगे हैं। मान लो ये मेरा बेटा हमारे पास ना हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर आप गौर से देखोगे। बोला ठीक है सर हमें पता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये मान लो हमारा y एक्सिस है, ये मान लो z एक्सिस है। ये z एक्सिस ऐसे नहीं है, ये ऐसे आउट ऑफ द प्लेन है, यानी कि अगर आप बना के देखोगे तो मेरे बच्चे ये x है, ये y है, और ऐसे करके z कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। अब क्योंकि मैं आउटवर्ड नहीं बना सकता तो मैंने ऐसे बनाया हुआ है। बोला ठीक है सर, समझ आती है बात की। x एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो रहता है आई कैप, y के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो रहता है जे कैप वेक्टर्स की दुनिया में, z के लिए रहता है के कैप। मतलब अगर आपके पास ना कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि भाई मिसाल के तौर पे एक फोर्स है, उस फोर्स की वैल्यू है 4J कैप न्यूटन, तो आपको क्या पता चल गया, 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है प्लस y एक्सिस के अलोंग, 4 न्यूटन की फोर्स प्लस y एक्सिस के अलोंग लग रही है। अगर आपके पास कहीं पे फोर्स की वैल्यू मान लो ऐसे लिखी हुई है माइनस का 8I कैप न्यूटन, तो इसका मतलब 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है माइनस I कैप माइनस x के अलोंग, मतलब सीधा हाथ पॉजिटिव x है, उल्टा हाथ नेगेटिव x है, तो 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है उल्टे हाथ की तरफ नेगेटिव x की तरफ। समझ आ गई। इसी तरह आउट ऑफ द प्लेन पॉजिटिव k होता है, पॉजिटिव z होता है, इनवर्ड इनसाइड द प्लेन नेगेटिव z होता है या नेगेटिव k होता है। इसी तरह ऊपर पॉजिटिव j होता है और नीचे क्या होता है भाई आपके पास माइनस j होता है। चलिए सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब जो चीज हमने समझनी है ना भाई क्वेश्चन करने से पहले, वो ये है हमें 3 चीजों के अंदर ना डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एक R ये वाला, एक R ये वाला, एक R ये वाला। इनमें से ये जो पहली चीज है ये आपके पास है मेरा बेटा पोजीशन वेक्टर, इसको आप क्या कहते हो पोजीशन वेक्टर। ये आपके पास है जनाबे वाला यूनिट वेक्टर,
और ये आपके पास है जनाबे वाला डिस्टेंस। अभी नहीं समझ में आएगा कि इनमें क्या फ़र्क है, जब मैं समझा दूंगा तो समझ में भी आ जाएगा। देखने में सब एक जैसे ही लगते हैं, परेशान नहीं हो। देखो मान लो मेरा बेटा आप यहाँ पे मौजूद हो, ये आप हो अभी इधर। बोला ठीक है सर हम यहाँ पे मौजूद हैं। समझ में आती है बात? सर समझ में भी आती है, कोई टेंशन नहीं है। आपने इस पॉइंट पे आना है, आपने यहाँ से इस पॉइंट पे आना है। ये मान लो O है, ये मान लो A है, आपने इस पे आना है, ठीक है। A पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। बोला ठीक है सर। और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ना, वो आपको दिया हुआ है 5 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तू यहाँ है, यहाँ से A पॉइंट पे आना है तुमने, तो कैसे आओगे? आप बोलोगे सर 5 मीटर चलूंगा एक्स एक्सिस पे और आ जाऊंगा, 5 मीटर चलूंगा एक्स एक्सिस पे और आ जाऊंगा। बोला ठीक है सर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि जनाब ये है आपका चलना, तो क्या बात सही है? हाँ या ना? 5i कैप मीटर, इसको आप कहते हो पोजीशन वेक्टर। इसको आप क्या कहते हो? पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है? पोजीशन वेक्टर का काम होता है एक पॉइंट का लोकेशन या एड्रेस बताना विद रेफरेंस टू द अदर पॉइंट। मैंने ए का पोजीशन बताया ओ के रेफरेंस से। क्या मतलब सर ओ के रेफरेंस से? देख, अगर तुम यहां मौजूद होते मिसाल के तौर पे, क्या तब भी तुम्हें 5 मीटर चलना पड़ता है एक्स एक्सिस पे? नहीं। अगर तुम यहां से 5 मीटर चलते ना, तो तुम यहां कहीं पे पहुंचते भाई, इधर पहुंचते, यहां नहीं पहुंचते। इसका मतलब 5 मीटर जो मैंने बताया था वो ओ से बताया था, यहां से नहीं बताया था। तो ये बताने का मकसद है। तो ये जो आपने बताई ना कि भाई 5 मीटर तुम चलोगे तो यहां पहुंच जाओगे, वो इसके रेफरेंस से बताया। भाई तुम्हारे घर कोई बंदा आ रहा है, तुम उससे पूछते हो कि सर आप कहां से आ रहे हैं, तो आप उसको उसी के लिहाज से गाइड करते हो। आप चूंकि यहां थे तो मैंने बताया 5 मीटर चलो एक्स एक्सिस पे। अगर आप यहां होते, मैं कहता भाई पहले नीचे आ फिर यहां जा, पहले नीचे आओ फिर यहां जाओ, तो अलग होता। अगर एक बंदा यहां होता, मैं कहता भाई पहले यहां आओ फिर ऐसे उल्टे हाथ पे जाओ, तो हर बंदे का जो ट्रेवल है वो अलग अलग होता। तो बताने का मकसद क्या है? ये पोजीशन वेक्टर क्या करता है? इसका काम क्या है? एक पॉइंट का, डेस्टिनेशन पॉइंट का, फाइनल पॉइंट का लोकेशन या एड्रेस बताना विद रेफरेंस टू द अदर पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट का लोकेशन या एड्रेस बताना इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस से। इसमें ए मेरा फाइनल पॉइंट है क्योंकि ए पर आना है, ओ मेरा इनिशियल पॉइंट है। तो इसको मेरे बच्चे आपने वेक्टर्स की दुनिया में ऐसे लिखना भी सीखा होगा। ये ओ ए पर समझ में आ रहा है? ये आपके पास क्या होता है भाई साहब, ध्यान में रखिएगा, ये है पोजीशन वेक्टर। तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना भाई, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। पोजीशन वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द लोकेशन, एड्रेस, पोजीशन ऑफ द फाइनल पॉइंट विद रेफरेंस टू द इनिशियल पॉइंट। सच अ वेक्टर इज टर्म्ड एज पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे चलें। अब ये जो आपको पोजीशन वेक्टर है ना, गौर से देखो, ये आपको 2 चीजें बता रहा है इसके अंदर। ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको 2 चीजें बता रहा है। क्या क्या बता रहा है? जरा सोचो, क्या क्या बता रहा है आपको? ये आपको 2 चीजें बता रहा है। नंबर 1, ये बता रहा है आपको कितना चलना है। क्या बता रहा है? कितना चलना है। और बता रहा है आपको कहां चलना है। देखो गौर से, दोनों चीजें बता रहा है, कितना चलना है और कहां चलना है। आपने बोला आपका पोजीशन वेक्टर है 5i कैप मीटर, यही कहा। क्या है? 5i कैप मीटर। O से A पर आने के लिए 5i कैप मीटर आपका पोजीशन वेक्टर है। बोला ठीक है सर। अब 5i कैप मीटर से क्या मुराद है? 5i कैप मीटर से क्या मुराद है? सोचो, 5i कैप मीटर से ये मुराद है, 5i कैप मीटर से ये मुराद है कि मुझे जनाबे वाला 5 मीटर चलना है। और किस डायरेक्शन में चलना है? मुझे चलना कहां है? प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस एक्स एक्सिस पे 5 मीटर चलना है। तो ये जो कितना है ना, ये आर है। ये जो कितना है ये क्या है आपके पास? आर। और ये जो कहां है ये आपके पास है आर कैप। ये जो कहां है ना ये आपके पास क्या है? ये आर कैप है। तीनों में फर्क समझ में आ गया? यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा यहां पे मैंने कोई और पॉइंट ले लिया, एक और तरह से समझाते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने x पॉइंट ले लिया और जनाब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ना, वो मैंने मान लिया भाई 7 मीटर। एक और तरह से समझ लो, यहाँ से यहाँ तक का फासला 7 मीटर है। तो अब मैंने कहा OX, O से X तक जाना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ X पॉइंट जो है वो है 7j कैप मीटर। बोला ठीक है सर। अब ये जो है ये क्या है? ये है आपका पोजीशन वेक्टर। ये 2 चीजें बता रहा है आपको। नंबर 1, कितना चलना है? 7 मीटर चलना है। ये क्या है? ये आर का वैल्यू है। कितना?
डिस्टेंस, ये आर का वैल्यू है। और ये जो जे कैप है, ये जे कैप क्या कर रहा है, ये जे कैप आपको बता रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन बोले तो कहां चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है। तो ये क्या बता रहा है भाई, वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस के अलोंग चलना है 7 मीटर। तो प्लस वाई एक्सिस के अलोंग ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि किस डायरेक्शन में चलना है। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, कितना चलना है। तो इन दोनों में फर्क समझ में आ गया। ये पोजीशन वेक्टर है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसको मेरे बच्चे हम ऐसे लिखते हैं, आर कैप आर पोजीशन वेक्टर बराबर होता है आर मल्टीप्लाई बाय आर कैप के, ऐसे लिखते हैं इसको। सर ये कैसे लिखा है आपने, सिंपल, ये लिखा हुआ, इसी को यहां लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। यही चीज यहां पे आ गई है, देखो 7 जे कैप मीटर, तो 7 मीटर कितना चलना है, कहां चलना है, ये मिला के आपके पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। बोलो यहां तक की बात समझ में आती होगी सारी अच्छे तरीके से, क्लियर है। ये आपके पास था पोजीशन वेक्टर जो कितना प्लस कहां का जवाब देगा, आर, कितने का जवाब देगा, आर कैप किसका जवाब देगा, आर कैप जवाब देगा आपको डायरेक्शन का। बोला ठीक है सर, इतना हिस्सा कॉपी कर लो। अभी एक सवाल और करेंगे, उससे ये चीज मजीद क्लियर होगी। एक चीज अब और देख लेते हैं जरा, ठीक है। चलो मिटाने लगाऊं, 1 2, चलो। अब देखो बच्चे, हमारे पास कूलम्स लॉ की जब वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है ना, तो उसके अंदर आपका एग्जामिनर कभी कभार आपके साथ ना एक छोटी सी चालाकी करता है और कूलम्स लॉ की एक और शक्ल दे के भी आपसे पूछ रहा होता है। अब कूलम्स लॉ की डिफरेंट शक्लें देख लो जो कि वेक्टर फॉर्म में रहती हैं और अक्सर एमसीक्यू में आती हैं। देखो मान लो बच्चे, यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q1, बोला ठीक है सर। यहां पे एक चार्ज है हमारे पास क्या, Q2, बोला ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। अब देखो, हमने इस डायरेक्शन को माना हुआ है आर कैप, इसको माना हुआ है माइनस आर कैप, वो हमारी मर्जी होती है, ठीक है। अब Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है, बोला ठीक है सर, जो फोर्स लग रही है दैट इज F12, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, बोला ठीक है सर। अच्छा सर, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ऐसे और ऐसे ही होगा, कोई लाजमी थोड़ी है। देखो Q1, अभी जो मैंने फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दिखाया है, ये बता रहा है कि Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है। अगर Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा होता तो ये ऐसे आती फोर्स इस डायरेक्शन में। पॉइंट समझ में आ रहा है, बोला ठीक है। अगर F12 की तुम वैल्यू लिखोगे, F12 की वैल्यू, तो क्या बनेगा भाई, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है भाई साहब, आर आपके पास यहां से लेकर के यहां तक का ये डिस्टेंस है, बोला ठीक है सर। और जनाब आपके पास ये जो ऊपर है, यहां क्या आ जाएगा, आर कैप। ये आर कैप क्या कर रहा है, ये वाली डायरेक्शन बता रहा है, जिस सिम्प में ये फोर्स लग रही है ना, ये वाली डायरेक्शन को हमने क्या कहा हुआ है, आर कैप कहा हुआ है। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास फिर माइनस का आर कैप। आपकी मर्जी है, इसको माइनस आर कैप कहोगे तो ये आर कैप हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सर ये तो आपने अभी बताया था, फिर से क्यों बता रहे हैं। अब देखो ना गौर से, इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं खोल के लिखूंगा तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर मैं लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा R डिवाइडेड बाय R। सर ये कैसे लिखा आपने, देखो अभी हमने पढ़ा था R पोजीशन वेक्टर बराबर है R मल्टीप्लाई बाय किसके, R कैप के। अगर आप यहां से R कैप की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, R डिवाइडेड बाय R, यही बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। यूनिट वेक्टर बराबर होता है किसके, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। बोला ठीक है सर, बिल्कुल ऐसे ही है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। बोला सर हमें समझ में आता है, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया आपका वेक्टर। भाई ये जो आर कैप है ये किसका यूनिट वेक्टर था, इसी का था ना भाई, तो ये इसी से तो निकल रहा है, और कहां से आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। पोजीशन वेक्टर का ही तो ये यूनिट वेक्टर है, या फोर्स का ही तो यूनिट वेक्टर है, तो वहीं से निकाल रहे हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। यहां पे क्या लिखोगे आप, आपका पोजीशन वेक्टर, यहां पे क्या लिखोगे, उसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोला सही है सर, यहां तक आ गया। अब इस आर को अगर तुम इस आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जनाब F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब मल्टीप्लाई बाय R। अब ध्यान में रखना, ये भी वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने का एक तरीका कार हैगा, क्लियर है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो। अक्सर एग्जामिनर जो है ना ये सवाल पूछता है कि जो फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में रिलेशन है वो क्या है। मतलब फोर्स, कूलम्स लॉ के अंदर जो फोर्स आर पे डिपेंड करती है वो कैसे करती है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आर क्यूब की होती है, आर की होती है। अब बच्चा बोलता है यार एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, देखूंगा तो आर स्क्वायर के साथ है, लेकिन सर ने ये पढ़ाया है इसमें तो आर क्यूब के साथ है। जहन में रखना ये कभी नहीं लगाना, ये हमेशा लगाना है। वजह सर इसमें तो नजर आ रहा है कि एफ जो है वो आर क्यूब के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो इनवर्स क्यूब लॉ हो गया, आपने तो इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ाया था। रीजन क्या है आपको यहाँ पे ये लिखी हुई चीज नजर आ रही है, ये सर आ रही है। एक स्टेप आगे भी चले जाओ ना भाई, F12 इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे जरा इसको अगर मैं ओपन करता हूं, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, आर मल्टीप्लाई बाय आर कैप, यही है ना। तो एक आर से एक आर मर गया, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। भाई एक्चुअल फॉर्मूला तो आपका यही वाला है ना, ये तो सिर्फ एक लिखने का तरीका है। तो जहन में रखना कूलम का लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, अपनी तरफ से इनवर्स क्यूब लॉ अपने नहीं बना देना। क्लियर है, ये सारी बातें जहन में रहेंगी। चलो छाप लो जल्दी से। अब हम चलते हैं इसके सवाल की तरफ। अब देखो मेरे बच्चे, ये हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, पंजाब की जो पुरानी किताब है उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है। मतलब ये हमारी फाउंडेशनल बेसिस को बनाने के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब ये माजी में तो नहीं आया हुआ, लेकिन इससे आगे बढ़कर ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस माजी में आए हुए हैं। तो पहले हम अपनी फाउंडेशंस को बहुत अच्छे से कॉन्क्रीट करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे, फिर उन सवालों पे जंप करेंगे। तो सवाल देखते हैं जितना अब तक हमने पढ़ लिया। कहते हैं देयर आर 2 चार्जेस 100 माइक्रोकूलम एंड 50 माइक्रोकूलम, और ये एक एक्स वाई प्लेन में मौजूद है। चलो पहले यहाँ तो एक्स वाई प्लेन बना लो। ये मान लो मेरा बेटा आपके पास एक एक्स वाई प्लेन मौजूद है। बोला ठीक है सर। एट पोजिशंस R1 इज इक्वल टू 3 जे कैप। अब आपको ये पढ़ने में आ रहा है, R1 का मतलब क्या है, चार्ज 1 की पोजीशन बता रहा है, और R2 का मतलब क्या है, चार्ज 2 की पोजीशन बता रहा है। R1 कह रहा है 3 जे कैप, और कह रहा है डिस्टेंसेस किस में है, मीटर्स में है। तो R1 इज 3 जे कैप मीटर्स। तो 3 मीटर, और जे कैप का मतलब क्या है, पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव कैसे पता चला, यहाँ पे प्लस साइन है। तो 3 जे कैप मीटर। तो आपने बोला सर यहाँ से हम 3 मीटर ऊपर आ गए, मान लो ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास क्या रखा हुआ है भाई, Q1 रखा हुआ है, और ये वाला डिस्टेंस आपको कितना पता चल गया भाई, ये डिस्टेंस आपको पता चल गया भाई साहब 3 मीटर है। पता चल गया सर, पता चल गया। आगे चले मजीद बताएं। या आप यूं भी कह सकते हो कि भाई ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि सर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें गिवन है, कितना है भाई, R1 है। R1 कितना है, 3 जे कैप। बोला सही है सर, इतनी बात हमें पता चल गई। आगे चले मजीद बताएं, आगे आ जाए। और R2 कितना है, 4 आई कैप। 4 आई कैप का मतलब क्या हो गया, 4 मीटर पॉजिटिव एक्स पे। तो यहाँ कहीं पे आ गया भाई, ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, और ये वाला डिस्टेंस आपको पता चल चुका है कितना है भाई साहब, 4 मीटर है। या आप बोलोगे यार यहाँ का पोजीशन वेक्टर जो है ना, ये भी मुझे पता चल गया है, ये कितना है, R2, और R2 कितना आ रहा है आपके पास, 4 आई कैप मीटर। सर ये चीज़ नज़र आ रही है, मीटर तो मिटाई दो ना भाई, मीटर तो अंडरस्टूड है ना सर, ऐसे ही गंदगी बच रही है यहाँ पे। सही हो गया, बोला सर सही हो गया। यहाँ तक की बात हमें समझ में भी आ रही है और कोई परेशानी वाली बात नहीं। आगे कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2। अब पहले आप ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको Q1 चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और Q2 चार्ज भी मेरे लाल कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। Q1 कैसा है, पॉजिटिव, Q2 कैसा है, पॉजिटिव। अब सोचो यहां पे आपको बोल रहा है बताओ 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 द फोर्स ऑन Q2, यानी कि Q2 पे कितनी फोर्स लग रही है, Q2 पे कितनी फोर्स लग रही है। बोला ठीक है सर बता देते, कोई परेशानी नहीं है। यार एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा के ना यहाँ कहीं पे लिख लेते हैं, ताकि हमारे लिए ना ये आसानी रहेगी। सही है, ये वाला जो वेक्टर है ये कितना है आपके पास, R2 इज इक्वल टू 4 आई कैप, क्योंकि वहाँ पे गंदगी हो जाएगी ना तो समझाने में मुश्किल हो जाएगी। सही है, और ये कितना है हमारे पास, R1 इज इक्वल टू 3 जे कैप। बोला ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आती। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ Q2 पे ये बोल रहे हैं फोर्स मालूम करो। Q2 पे फोर्स लगा कौन रहा होगा, सर वो तो Q1 लगा रहा होगा। Q1 कैसा है, पॉजिटिव है। अब बताओ Q1 Q2 को अपने पास बुलाएगा या दूर भगाएगा, Q1 Q2 को ऐसे अपने पास बुलाएगा। सर ऐसे क्यों बुलाएगा, हाँ ये भी एक अच्छा सवाल आता है बच्चे के जहन में कि सर ये ऐसे क्यों बुलाएगा, ऐसे बुला ले। तो आप एक काम करो, Q1 Q2 को ज्वाइन तो करो पहले तरह।
इस लाइन का नाम हमने क्या पढ़ा था? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो जो फोर्स लगेगी, चाहे वो Q1 Q2 पे लगा रहा हो या Q2 Q1 पे लगा रहा हो, वो इस लाइन के अलोंग लगेगी। बोला बिल्कुल सर लगेगी। अब सोचो, Q1 Q2 को अपने पास बुलाएगा या दूर भगाएगा? सर वो तो दूर भगाएगा। तो जब दूर भगाएगा तो इसका मतलब जो फोर्स है, गौर से देखना, जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी, इस लाइन के अलोंग। ये होगी फोर्स F12। बोल भाई, यहां पे कमेंट करना मुझे कि ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ये होगी फोर्स F12। अगर सोचो ये पॉजिटिव ना होता, नेगेटिव होता, तो ये फोर्स ऐसे होती इस लाइन के अलोंग, इस डायरेक्शन में। अभी फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, अभी फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, इधर इधर इस डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया मान लो A का, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया मान लो B का। तो फोर्स किस डायरेक्शन के अलोंग है? A से B के अलोंग है। अब पहले तो आपको A B का वेक्टर चाहिए, सही है? आपको ये डायरेक्शन निकालनी है। भाई फोर्स निकालना तो कोई कमाल नहीं है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम 2 मिनट में निकाल लेंगे। देखो फिर सुन लो ये डायरेक्शन मैंने कैसे कैलकुलेट की है। देखो मैग्नीट्यूड निकालना भी कमाल नहीं है, डायरेक्शन निकालना भी कमाल नहीं है। सीखो, सीखना कमाल है, ठीक है? देखो फिर सीखो। ये Q1 यहां रखा है, Q2 यहां रखा है। सर आपको कैसे पता चला कि ये दोनों पॉजिटिव हैं? बेटा सवाल पढ़ के पता चला। सवाल में देख, ये प्लस था, ये प्लस था, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं तो इसका मतलब Q1 Q2 को आगे धक्का देगा, रिपेल करेगा। अगर ये नेगेटिव होता या ये नेगेटिव होता, कोई एक इनमें से नेगेटिव होता, तो Q1 Q2 को अपने पास बुलाता, तो ये डायरेक्शन होती। अभी डायरेक्शन क्या है? A से B की तरफ, ऐसे, ये डायरेक्शन है। बोला ठीक है सर, समझ में आती है, आगे चले मजीद बताएं हमें। अच्छा, अब देखो मैग्नीट्यूड निकालना है कि भाई ये इस पर कितनी फोर्स लगाएगा, तो वो तो मसला है ही नहीं। आप बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। बोला ठीक है सर। और डिस्टेंस आपको कौन सा चाहिए? यहां से लेके यहां तक का। भाई ये है ना, ये डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के दरमियान का, ये डिस्टेंस है ना इन दोनों चार्जेस के दरमियान, ये आपको चाहिए। ये कैसे आएगा? सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पॉइंट को O का नाम दे देते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं नीचे दोबारा बना रहा हूं, देखो गौर से। ये वाला पॉइंट आपका A है, ये वाला पॉइंट B है, ये O है। आपको डिस्टेंसेस पता है? सर बिल्कुल पता है। ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये है मेरे बच्चे 3 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है? ये है मेरे बच्चे 4 मीटर। ये डिस्टेंस चाहिए। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है। कैसे पता? Y एक्सिस X एक्सिस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कैसे आएगा? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है? 4, परपेंडिकुलर कितना है? 3। आप सॉल्व कर लो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। 25 को निकाला तो क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है हमारे पास 5। और डिस्टेंसेस किस में? मीटर में। भाई ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो आंसर भी किस में आएगा? मीटर में। ऐसे कर सकते हो, वरना एक और तरीके से भी निकालते हैं, कॉन्सेप्ट का फील दिलाते हैं। ठीक है सर। अब सर ये ए बी क्या निकाल रहे हैं? ए बी मैं निकाल रहा हूं पोजीशन वेक्टर ए से बी का। क्या निकालने लगा हूं अब मैं? ये क्या निकाल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं पोजीशन वेक्टर ए से बी का। सर पोजीशन वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मुझे वेक्टर की फॉर्म में फोर्स निकालनी है, और वेक्टर की फॉर्म में फोर्स निकालने के लिए मेरे पास डायरेक्शन होनी चाहिए। भाई डायग्राम में तो मुझे दिख रहा है ऐसे फोर्स लग रही है, लेकिन लिख के कैसे बताऊंगा कि फोर्स कैसे लग रही है? तो उसके लिए मुझे डायरेक्शन निकालनी है, वो कर रहा हूं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका हमेशा याद रखना। आप क्या करते हो? फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हो, हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हो। रीजन इसकी वेक्टर चैप्टर में बताई हुई है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना हेड टू टेल रूल से देख सकते हो। यहां से फाइनल में से इनिशियल माइनस, बी फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है। बी का पोजीशन वेक्टर देखो क्या है? R2। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। तो आप बोलोगे जनाब R2 माइनस R1, क्योंकि आपने जाना कहां है? बी पे जाना है। और कहां से जाना है? ए से जाना है। या आप ए से बी का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, फिर सुन लो। सर ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये भी क्या है? समझो पोजीशन वेक्टर होता क्या है? भाई कितने भी पोजीशन वेक्टर हो सकते हैं। पोजीशन वेक्टर होता क्या है? सीखो। एक ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट का एड्रेस बताए दूसरे पॉइंट के रेफरेंस से। R1 पोजीशन वेक्टर है, बिल्कुल है। ये ओरिजिन से बी तक का एड्रेस दे रहा है कि ओरिजिन से बी तक आने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा। सही, सॉरी टू यूज द वर्ड तुझे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ये R1 पोजीशन वेक्टर है, बिल्कुल है। ये O से A तक जाने का एड्रेस दे रहा है आपको। बोला ठीक है। AB पोजीशन वेक्टर है, बिल्कुल है। ये A से B तक आने का एड्रेस दे रहा है, तो कंफ्यूजन ही क्या है? A से B तक का पोजीशन वेक्टर क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे A से B तक की डायरेक्शन चाहिए।
जिसका डायरेक्शन चाहिए उसी का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा मैं, तो मुझे इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर चाहिए ताकि इसी डायरेक्शन की मेरे पास यूनिट वेक्टर आ रही हो। बोला ठीक है, R2 माइनस R1 हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, जहां जाना है उसमें से जहां से जाना है उसको माइनस करेंगे। R2 कितना है आपके पास 4i कैप माइनस R1 कितना है आपके पास 3j कैप। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट का फील लो। सर आप कह रहे थे ये जो हम निकाल रहे हैं ये पोजीशन वेक्टर है ए से बी जाने का, जरा समझाएं कैसे है ए से बी जाने का पोजीशन वेक्टर। देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस का 3j कैप प्लस का 4i कैप। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या बता रहा है, पढ़ो इसे। ये कह रहा है 3 मीटर जाओ नेगेटिव वाई एक्सिस पे, जे कैप का मतलब क्या होता है वाई एक्सिस, और माइनस जे कैप का मतलब माइनस वाई एक्सिस। ये कह रहे हैं 3 मीटर जाओ नीचे यानी कि माइनस वाई पे, फिर 4 मीटर जाओ प्लस एक्स पे, तो आप ए से बी पहुंच जाओगे। यही कह रहे हैं 3 मीटर जाओ नीचे माइनस वाई पे, 4 मीटर जाओ प्लस एक्स पे, तो आप कहां पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। अब देखो यहां पे आओ जरा, यहां से ये कहता है 3 मीटर नीचे जाओ। अगर मैं 3 मीटर नीचे जाता हूं तो यहां आ जाऊंगा, जी सर आ जाएंगे। फिर कहता है 4 मीटर सीधे हाथ पे जाओ प्लस एक्स में, तो 4 मीटर सीधे हाथ पे जाऊंगा, यहां आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट का फील, ए से बी का पोजीशन वेक्टर ये कैसे निकाला है। ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ध्यान में रखना। ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। बोला ठीक है, इसको आपने क्या नाम दे दिया, इसको आपने ये कह दिया, ये क्या है आर। यहां पे लिख भी सकते हो ए से बी का ये आपका पोजीशन वेक्टर है। बोला ठीक है सर, समझ में आती है, आगे चले। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था, मैंने कहा था ये जो आर है ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन के। बोला ठीक है सर, और अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा भाई, जो भी आपका ये पोजीशन वेक्टर है डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी पोजीशन वेक्टर ये वाला क्यों चाहिए था, क्योंकि मुझे डायरेक्शन ये वाली चाहिए थी। इस डायरेक्शन को मैंने आर कैप का नाम दिया है, इस डायरेक्शन को जिसमें ये फोर्स लग रही है। तो अब देखो ये कितना आया है मेरे पास, ये कितना है, ये मेरे पास आया जनाब 4i कैप माइनस का 3j कैप अपॉन में ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड मैं पहले से ही निकाल चुका हूं, यहां से लेके यहां तक का ये पोजीशन वेक्टर का जो डिस्टेंस है यही तो मैग्नीट्यूड है जो निकाला था पहले हमने, यही तो निकाला था। नहीं तो आपने यहां से नहीं निकालना, आप यहां से डायरेक्ट निकाल लो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है। अब जब इसका निकालेगा तो भाई इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 4, ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया। इसका वाई कॉम्पोनेंट कितना है -3, ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया। जेड कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं, सॉल्व कर लो। 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 को जोड़ा तो 25, 25 को रूट से बाहर निकाला तो 5। हमने यहां से डायरेक्टली भी कर लिया था, वही आंसर आ रहा था हमारे पास 5 मीटर, वहां से भी यही आंसर आ रहा है। कॉन्सेप्ट को सीखो, पोजीशन वेक्टर भी यहां से यहां तक का, मैग्नीट्यूड भी यहां से यहां तक की, तो डायरेक्शन भी कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। ये सारे इंटरलिंक्ड है, पोजीशन वेक्टर भी ये वाला, मैग्नीट्यूड भी ये, और डायरेक्शन भी फिर कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। अब ये जो आपने आर कैप निकाला है ना, ये देखो, ये जो आपने आर कैप निकाला है, ये जो आर कैप आपने निकाला है, ये जो आया आपके पास 4i कैप माइनस का 3j कैप अपॉन में आ रहा है 5। ये जो चीज आपके पास आ रही है ना, ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, ए बी वाली डायरेक्शन। आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं है भाई, ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं है, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, ये पूरा एड्रेस है, ये पूरा एड्रेस है। जैसे समझो मैं आपको कहूं इस रोड पे सीधा चले जाओ, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, ये मैंने आपको डायरेक्शन दी है। अगर मैं कहूं इस रोड पे 40 कदम चलो तो आप पहुंच जाओगे, अब ये पोजीशन वेक्टर हो गया कि मैंने डायरेक्शन भी दिया और कितना चलना है ये भी बताया। ये बता रहा है सीधा चलते जाओ, कितना चलना है ये नहीं बता रहा, ये दोनों चीजें बता रहा है कि कहां चलना है, कितना चलना है। इसने बोला 3 मीटर नीचे आ, फिर 4 मीटर आगे जा। ये सिर्फ क्या बता रहा है, ये सिर्फ बता रहा है किस सिम्त में जाना है या क्या डायरेक्शन है ए बी की, इस लाइन की डायरेक्शन बता रहा है, इस लाइन की डायरेक्शन ये बता रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, मैंने अभी आपको एक मिसाल दी थी, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चेक भी करा देते, देखो इधर, अब देखो इधर, इसका ये सिर्फ चेक करा रहा हूं। मैग्नीट्यूड कैसे आता है, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, जो लिखा हुआ है। अगर मैं इसका एलसीएम तोड़ दूंगा, इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना बनेगा 4/5, वाई कितना बनेगा -3/5, जेड कितना होगा भाई 0। तो ये हो गया एक्स कॉम्पोनेंट, ऊपर आ गया स्क्वायर, वाई कितना है -3/5, ऊपर आ गया स्क्वायर, जेड कितना है भाई साहब 0। सॉल्व कर लो यार,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, हो गया 16/25। माइनस के ऊपर स्क्वायर आएगा, माइनस साइन खत्म, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, साथ में आ गया 0। एलसीएम सेम है, 16 + 9 25, 25/25 कितना होता है 1, तो √1 आंसर कितना आ रहा है 1। तो ये तो बताया था ना कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। काम क्या होता है उसका, काम होता है उसका डायरेक्शन बताना। तो कॉन्सेप्ट का ना फील लेते चलो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, यूनिट वेक्टर पता चल गया, अब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, निकाल लें यहाँ से मैग्नीट्यूड आके। ये देखो मैग्नीट्यूड क्या है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, k की जगह 9 × 10⁻9। कैसे पता चला, सवाल में कहीं नहीं बताया हुआ कि दरमियान में मीडियम क्या है। जब दरमियान में कोई मीडियम नहीं होगा तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि वैक्यूम या एयर हमारे पास अल्टीमेट मीडियम है दरमियान में। जब वैक्यूम या एयर हमारा अल्टीमेट मीडियम है तो बस उसके लिए फिर 9 × 10⁻9 होगा। q1 कितना दिया हुआ है 100 माइक्रो कूलम, यानी कि 100 × 10⁻6, और q2 कितना दिया 50 माइक्रो कूलम, गोया 50 × 10⁻6 अपॉन में क्या आ गया भाई, अपॉन में r का स्क्वायर। r कितना है भाई, ये रहा 5 मीटर, 5 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया भाई साहब 25। सॉल्व करो, 25 1 और 25 4। अच्छा सर, और बताएं और कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इधर ये नजर आ रहा है आपको 4, यस सर, ये नजर आ रहा है आपको 9, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, क्या हो जाएगा ये 36। बोला ठीक है सर। ये 10⁻9, ये 10⁻6, 9 में से 6 निकला तो 3 बचा, 3 में से -6 निकला तो माइनस का 3 बच गया। बोला ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब क्या बचा हुआ, ये 50 बचा हुआ है। इस 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 10। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इस 36 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करो, 36 10 होता है 360, और 360 का जो आधा है वो कितना हो जाएगा भाई 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। साथ में ये 10 और ये 10⁻³ कितना हो गया 10⁻²। बोला ठीक है सर, एक और एक इसको ले जाओगे, ये कितना बनता है आपके पास 1.8 न्यूटन। ये आपके पास बन गया मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। कौन सा, ये जो चार्ज 1 ने चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लगाई थी उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.8 न्यूटन। किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। अब सॉल्व करना है आपने, जाहिर सी बात है, सॉल्व करो और फाइनल आंसर लिखो। आप बोलोगे जनाब F12 फोर्स अप्लाइड बाय 1/2, फोर्स अप्लाइड बाय 1/2, इसने इस पर जो फोर्स लगाई कैसे लिखोगे। आप बोलोगे बराबर होगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन। तो जनाब आ जाओ, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना है 1.8 और डायरेक्शन क्या है, ये रही डायरेक्शन, इस सिम्त की डायरेक्शन है ये रही। क्या बोलोगे आप, अब बोलोगे जनाब 4i माइनस का 3j अपॉन में क्या आ गया भाई साहब 5 आ गया। सॉल्व कर लो अब इसको, 1.8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, 1.8 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 7.2 i माइनस का। 1.8 को जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा तुम्हारा 5.4 j अपॉन में क्या आ गया 5 आ गया। ये आ गया 5 आपके पास आ गया। बोला ठीक है सर 5 आ गया ये। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है आपने, ये अब आपने सिंपल ये करना है कि इसका एलसीएम तोड़ दो। क्या बन गया 7.2 डिवाइडेड बाय 5 i माइनस का 5.4 डिवाइडेड बाय 5 j। ये आ गया आपके पास। ये आपका फाइनल आंसर है कि जो फोर्स यहां पे लग रही है, गौर से सुनना, जो फोर्स यहां पे एक्ट कर रही है, जो फोर्स यहां पे एक्ट कर रही है, इसका x कंपोनेंट कितना है और y कंपोनेंट कितना है। देखो आप एक और चीज से भी देख सकते हो कि आपका आंसर ठीक आया है। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये फोर्स का रहेगा x कंपोनेंट, ये फोर्स का रहेगा y कंपोनेंट। x कंपोनेंट सीधे हाथ पे आ रहा है, चेक करो x कंपोनेंट कहां आ रहा है, x कंपोनेंट आ रहा है सीधे हाथ पे, तो प्लस i आना चाहिए। y कंपोनेंट कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे का मतलब क्या है नेगेटिव j। तो देखो y कंपोनेंट आपका नेगेटिव j आ रहा है, x कंपोनेंट आपका वो आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब प्लस i आ रहा है। तो ये सही है, बिल्कुल सही सॉल्व किया, प्लस i माइनस y माइनस j। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो आप बोलोगे जनाब 5 1 हो गया 5, बोला ठीक है, डेसिमल लगा 2 यहां चला गया, 5 4 कितना होता है 20, 22 में से 20 गया तो 2 बच गया, फिर 0 लगाया, 5 4 कितना हो गया 20। बोला ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। 5 1 होता है 5, डेसिमल लगा, 5 के टेबल में 4 तो नहीं आता तो यहां पे 0 लगाया और 4 के आगे 0 लगाया, तो 5 8 हो गया 40। फाइनल आंसर जो आपके पास आया है 1.44 i माइनस का 1.08 j। ये आंसर आया है, यानी कि ये फोर्स आपके पास एक्ट कर रही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स जो एक्ट कर रही है ड्यू टू 1/2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार गौर से देख लेना।
इस पूरे लेक्चर की जो इब्तिदा और इंतहा है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, तो अगर आपको इसका क्रक्स पता है ना कि हम चीजें कर कैसे रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आती जाएगी। देखो भाई, जल्दी से मैं समराइज कर रहा हूं कि हमने यहां पे किया क्या है। हमें कहा गया था कि भाई इसने इस पर कितनी फोर्स लगाई वो मालूम करके आप हमें बता दो। बोला ठीक है सर। हमने बोला कि पहले तो हमने Q1 Q2 को प्लॉट करा, कैसे, सवाल पढ़ के, कि पोजीशन 1 का जो पोजीशन वेक्टर दिया है वो 3j कैप है, तो 3j कैप का मतलब क्या है, y एक्सिस पे 3 मीटर गए तो ये रहा पॉइंट, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। फिर R2 4i कैप 4 मीटर गए x एक्सिस पे, यहां पे आ गए। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्या करना है आगे, हमने बोला भाई आपने फोर्स निकालनी है जो Q2 पे लग रही है वेक्टर फॉर्म में। अच्छा सर, Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, गोया Q1 Q2 को रिपेल करेगा, गोया ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। और सर ये कैसे पता चला, तो हमने बोला यार इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। दिस इज द लाइन दैट इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। जो कूलम की फोर्स होती है वो हमेशा उसी लाइन के अलॉन्ग एक्ट करती है जो सेंटर को ज्वाइन कर रही होती है। तो हमने बोला ये डायरेक्शन होगा। बोला ठीक है सर। अब ये मालूम करना है इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R क्या है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। कैसे निकाला भाई, ये पता है 3 मीटर है, ये पता है 4 मीटर है, राइट एंगल ट्रायंगल लगाया 5 मीटर आ गया। अब हमें ये डायरेक्शन चाहिए, तो ये डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए। कैसे आएगा, पहले निकालोगे इसका पोजीशन वेक्टर, फिर आएगा इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये चीज हमने यहां सीख ली उठा के। फिर मैंने आपको इसका फील भी दिया कि ये क्या है, ए से बी का पोजीशन वेक्टर ये बता रहा है -3j कैप प्लस 4i कैप, यानी कि 3 मीटर तू नीचे जाएगा -y पर, फिर 4 मीटर जाएगा +x पे, तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। बोला ठीक है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये वाली बात भी हमारी क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गई, यहाँ तक पहुंच गए हम। फिर हमने क्या किया, फिर हम एक स्टेप आगे गए, फिर हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाला और इसका मैग्नीट्यूड हमने अलग से निकाला, 1.8 न्यूटन आ गया। और फिर हमने इस 1.8 को इससे क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। बोला ठीक है सर, समझ में आती है। आप एक और काम भी चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है नहीं किया। ये जो आपका 1.8 न्यूटन आया ना, ये मैग्नीट्यूड आया है, ये आपकी फाइनल फोर्स आई है। इस फाइनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इतना ही आना चाहिए। चेक करो जरा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो देखो मैं इसका निकाल रहा हूं, यही मैग्नीट्यूड आना चाहिए मेरे पास। तो आपने बोला √ ये कितना है, 1.44 का स्क्वायर प्लस 1.08 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर -1.08 है, ये तो मुझे पता है, लेकिन -1.08 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस साइन तो खत्म ही हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये देखो आंसर क्या आ रहा है, 1.8 आ रहा है, सही है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही काम किया है। अब अगर आपको ये एंगल निकालना हो, आप इसकी मदद से एंगल भी निकाल सकते हो, आप इसकी मदद से एंगल भी निकाल सकते हो। एंगल कैसे निकालोगे ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी आगे चल के जब हम मजीद काम करेंगे समझ में आएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय x कॉम्पोनेंट। y कॉम्पोनेंट कितना है, माइनस का 1.08, x कॉम्पोनेंट कितना है 1.44। इसको आप सिंप्लीफाई करो, टेंजेंट इनवर्स करो, आपको थीटा मिल जाएगा। थीटा निकालेंगे यहां से हम, आपको मिलेगा जनाब टेंजेंट इनवर्स माइनस का 1.08 डिवाइडेड बाय 1.44। आंसर आता है आपके पास माइनस का 37 डिग्री, यानी कि ये आपको मिल रहा है इस तरीके पर। यहां पे जो फोर्स एक्ट कर रही है ये 37 डिग्री पे एक्ट कर रही है पॉजिटिव एक्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये अभी आप समझने की कोशिश नहीं करना, फिलहाल इसको इतनी बात को सिर्फ नोट कर लेना। अभी जो आगे वाले हम सवाल करेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ये कैसे कैलकुलेशन की थी ये वाली, ठीक है। इस सवाल से आपका टेक अवे सिर्फ ये रहना चाहिए कि ये फोर्स आपको निकालनी आ जाए और मैंने जो कुछ बताया वो समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले अब आपने क्या काम करना है, आगे बढ़ने से पहले अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने ये जो मैंने सवाल करा है इसको कम से कम 3 मरतबा खुद से प्रैक्टिस करना है। मैं जब ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं तो मैं इस सवाल को इस पॉइंट पर रुकवाकर बच्चों को कहता हूं 3 मरतबा आप इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करो, वरना नहीं समझ में आएगा। ये अमूमन कोचिंग सेंटर्स में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, ये बेसिस है, वेरी फाउंडेशन है। इसके बाद हम जो सवाल करेंगे आप फंस जाओगे ये सवाल अगर आपको क्लियर नहीं है तो। नंबर 2, आपने क्या करना है, आप कैलकुलेट करो, अभी था ना सेम सवाल कॉपी करो, कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q1। क्या निकालोगे, कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q1। मैं बताता हूं कैसे करोगे, इतने से कॉपी करो फिर मैं समझा देता हूं कैसे करोगे, करना आपने खुद ही है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q1, ठीक है। आपके पास जब आप अब फोर्स ऑन Q1 की तरफ जाओगे तो देखो आपके पास सेम यही चीज बनेगी दोबारा से। यहां पे आपका Q1 है, यहां पे आपका Q2 है, बोला ठीक है, ये प्लस है ये भी प्लस है,
और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका 3 मीटर है, ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये 4 मीटर है। अब जो आपका फोर्स ऑन Q1 है, सवाल चेंज हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिख लोगे, Q1 लिख लोगे। तो अब देखो ये है आपके पास लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस, Q2 पॉजिटिव है और Q1 भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो Q2 Q1 को रिपेल करेगा, रिपेल करने का मतलब ये होगा भाई, ये होगा, ये ऐसे रिपेल करेगा, ये होगा, यानी कि ये होगा आपका F21, समझना इसको। फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1 ऐसे होगा भाई, ये पॉजिटिव क्या चाहेगा, Q1 इसकी तरफ आए इस लाइन के अलोंग या इससे दूर जाए, तो चाहेगा इससे दूर जाए, तो दूर जाने के लिए ऐसे फोर्स लगाएगा, ये होगा F21। अब क्या करना है, अगर ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, आप क्या करोगे, अब आप A B नहीं निकालोगे, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको B से A चाहिए, ये डायरेक्शन चाहिए आपको, अब ये डायरेक्शन चाहिए। तो कैसे निकालोगे, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, आप क्या बोलोगे, फाइनल माइनस, पूरे तरीके से करना, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल कौन सा है आपका, A पॉइंट फाइनल है ना। अब A पर जाना है कहां से, B से, तो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास, 3j कैप माइनस इनिशियल क्या है B से A पे जाना है, तो B का क्या है आपके पास 4i कैप है भाई। तो आपने बोला 3j कैप माइनस का 4i कैप, चेक भी करोगे सही किया है नहीं किया, कहां से कहां जाना है, B से A जाना है। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसको जरा तरतीब से लिखो, माइनस का 4i कैप प्लस का 3j कैप, मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हैं लेकिन ऐसे पढ़ना ज्यादा आसान है। B से A जाना है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4 कदम चलो नेगेटिव x पे, फिर 3 कदम चलो पॉजिटिव y पे, तो आप B पर हो, आपने जाना कहाँ है, A पर, तो इसके मुताबिक जाओ जरा, माइनस 4i कैप, 4 मीटर चलो माइनस x पे, तो 4 मीटर आप चले माइनस x पे, यहां आ गए, फिर 3 मीटर चलो पॉजिटिव y पे, तो 3 मीटर चले पॉजिटिव y पे, क्या आप A पर आ गए, बिल्कुल आ गए। तो इसका मतलब आपने ये काम सही किया है भाई, B से A पे जा रहे हैं, B से A पर आ रहे हैं, तो माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप, बोला ठीक है सर समझ में आ गया। फिर क्या करोगे, ये आ गया आपके पास, अब ये आपके पास एक तरह का पोजीशन वेक्टर आ गया B से A का, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, इसका मैग्नीट्यूड वापस क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा, करके देख लेना। फिर यूनिट वेक्टर निकालोगे, यूनिट वेक्टर क्या आएगा आपके पास, माइनस का 4i कैप प्लस का 3j कैप अपॉन में क्या आएगा 5 आएगा। इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब क्या करना है आपने, अब मेरे बच्चे आपने क्या करना है, अब आपने डायरेक्शन, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आर कैप आ गया, ये डायरेक्शन आ गई। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, k Q2 Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आर है, ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आर है जो कि 5 है। सॉल्व करोगे, अगेन मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1.80 आएगा। सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जो आपका फाइनल आंसर आएगा F21 का, वो आएगा माइनस का 1.44 i कैप प्लस का 1.08 j कैप, माइनस का 1.44 i कैप प्लस का 1.08 j कैप। सेम आंसर आएगा, बस साइन डिफरेंट आएंगे, जो कि इस बात को शो कर रहा है कि जो चार्ज 1 2 पे फोर्स लगा रहा है वही चार्ज 2 1 पे फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। एक चीज आप और चेक करना, यहां पे जो आपने आर निकाला था ये क्या आ रहा था, 4i कैप माइनस का 3j कैप अपॉन 5, यहां क्या आ रहा है, माइनस का 4i कैप प्लस का 3j कैप अपॉन 5। क्या आपको यह नजर आ रहा है कि अगर ये r था तो यहां पे आपका माइनस r आ रहा है ऑटोमेटिकली, चेक करो, ये आपका उलट आ रहा है आंसर उसके मुकाबले में। वो प्लस 4i कैप माइनस 3j कैप था, ये माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप है। तो ये तो सीखा था, अगर इस डायरेक्शन को आप प्लस r मानोगे तो ये माइनस r आएगी। क्या ये तो लिखा तो आपने खुद है, लेकिन आप ये देखो जो आंसर आ रहा है क्या वो पहले के मुकाबले में रिवर्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये तरीकेकार है इसका। ये 2 सवाल जब कर लो तो आगे कंटिन्यू करना, वीडियो को देखना, ठीक है। छापो, 3 मरतबा करो, जो अगला सवाल बताया उसको करो, फिर हम आगे अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आप लोगों ने कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, सीख लिया, आपने थोड़ा सा उसका एक फ्लेवर ले लिया कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वो तो जब तक अभी हम मजीद क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको इसका सही मायने में अंदाज़ा नहीं होगा। करते हैं, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में जो आखिर में मैंने आपको एंगल निकाल के दिखाया था उसको फिलहाल आप बस नोट कर लो अपने पास, अभी आगे चलेंगे तो आपको समझ में खुद ही आना शुरू हो जाएगा। अब मेरे बच्चे, हमारे पास 1-2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किस बला का नाम है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? बोले सर कोई मसला नहीं है, अभी देखते हैं, समझते हैं। मान लो मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q1, इसके सराउंडिंग में एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, यहाँ पे एक चार्ज है Q4 और ऐसे करके यहाँ पे कोई चार्ज है Qn, मतलब बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस हैं। बोला ठीक है सर।
अब आपको ये बात पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस Q1 चार्ज के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो आप बोलोगे सर एक तो इसके ऊपर Q4 फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय 4/1। एक इसके ऊपर ये NH चार्ज फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा कि ऐसे होगा। ये NH चार्ज जिसे आगे धक्का दे रहा होगा या अपने पास बुला रहा होगा वो तो नेचर तय करेगी। अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल कर रहे होंगे। सिमिलरली एक फोर्स इसके ऊपर Q3 लगा रहा है, आपने कह दिया इसे F3(1). एक फोर्स इस पे 2 लगा रहा है, आपने कह दिया इसे F2(1), फोर्स अप्लाइड बाय 2/1। मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, इसको आप कहते हो सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या कहते हो? सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी कि इस चार्ज के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपको मैं ये कहूं कि मुझे बताओ कुल मिला के नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कितनी है, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कितनी है, इस पर कुल मिलाकर कितनी फोर्स लग रही है, तो आप बोलोगे सर ये तो कोई मसला नहीं है। आप क्या करो, देखो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है, बोला ठीक है। आपने बोला Q3 इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको जमा कर लो। फिर Q4 इस पे फोर्स लगा रहा है। ऐसे करते 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 क्या करो, जितने चार्जेस इस पे फोर्स लगा रहे हैं इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये होगी नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1। नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ये कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके पास एक कोई चार्ज है, उस पे बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, आपको यह पता करना है कुल मिलाकर चार्ज 1 पे कितनी फोर्स लग रही है। तो आपने कहा नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो कि उस पे लग रही हैं। ऐसे ही होता है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि किसी चीज का जो रिजल्ट है वो सम है उन सारे डिफरेंट छोटे 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 एफर्ट्स का जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस रिजल्ट को लाने में। जैसे आपकी परसेंटेज बनती है, उसके लिए आप 7 या 8 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपकी जो फाइनल परसेंटेज है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर है, क्योंकि वो सम है अबाउट ऑल द इंडिविजुअल मार्क्स। आपके उर्दू में मार्क्स कम है तो परसेंटेज कम हो जाएगी, इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं तो परसेंटेज बढ़ेगी भी। तो वो क्या है, वो आपका सबका सम होकर एक नतीजा निकल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे इस चार्ज पे बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस पे कुल मिला के कितनी फोर्स लग रही है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1। आपने कहा भाई सारे चार्जेस जितनी भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं, आप सारी की सारी फोर्सेस को जोड़ना शुरू करो, जमा करना शुरू करो, तो जो सब का सम करने के बाद आंसर आएगा, जो सब को जोड़ने के बाद आंसर आएगा, वो इस चार्ज पे लगने वाली क्या होगी, नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 होगी। बस एक चीज ध्यान में रखना, इनको ऐड कैसे करना है, इनका वेक्टर सम करना है, स्केलर सम नहीं करना। ये चीज समझ लेना। आपने फोर्सेस को ऐड कैसे करना है, वेक्टोरियली ऐड करना है, वेक्टर सम करना है, स्केलर सम नहीं करना। सर वेक्टर सम क्या होता है, समझो वेक्टर सम क्या होता है, स्केलर सम क्या होता है। देखो भाई, वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन में पहले ना जरा एक फर्क समझ लेना। मान लो मेरा बेटा आपके पास एक वेक्टर है 6 न्यूटन का, एक वेक्टर है मेरे बच्चे आपके पास 8 न्यूटन का। अगर आपसे कहा जाए कि मैं 6 न्यूटन के वेक्टर को 8 न्यूटन के वेक्टर में जोड़ रहा हूं, मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे भाई साहब इसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन से लेकर 14 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब अगर आपके पास एक वेक्टर है 6 न्यूटन का, एक वेक्टर है 8 न्यूटन का, तो मेरे प्यारे बच्चे इनका जो रिजल्टेंट है वो 2 न्यूटन भी हो सकता है, इनका रिजल्टेंट 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है। मतलब 2 से लेके 14 तक। ये 2 वाली वैल्यू मैंने कैसे निकाली है, बड़े में से छोटे को माइनस करके 8 में से 6 निकाल दिया। और ये 14 कैसे निकाला है, इन दोनों को जोड़ के। यानी कि ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है और ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। इनके दरमियान में भी कहीं हो सकता है, ये भी हो सकते हैं। वजह, वेक्टर का ऐड करना थीटा पे डिपेंड करता है कि दोनों के दरमियान में एंगल क्या बन रहा है। यही वजह है कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, आपने उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस का 2ab cos थीटा। ये जो रिजल्टेंट है मेरे बच्चे, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। थीटा इन बिटवीन द 2 एंगल। और आपको पता है थीटा की रेंज कहां से कहां हो सकती है, 0 से 180 डिग्री तक हो सकती है।
तो ये चीज आपने जहन में रखनी है, ये है वेक्टर एडिशन। अब अगर मान लो मेरे पास दो नंबर होते, सिंपल दो नंबर होते, एक नंबर है मान लो मेरे पास यही वाले नंबर लेते हैं, एक नंबर है मान लो मेरे पास 6, एक नंबर है मेरे पास 8, इनको ऐड करने पे आंसर हमेशा क्या आता? 14 आता। 6 और 8 को जोड़ने पे आंसर हमेशा क्या आता? 14 आता। ये चीज कहलाती है स्केलर एडिशन, यानी कि ऐसी एडिशन जो थीटा डिपेंडेंट नहीं है वो स्केलर एडिशन है। ये वाली एडिशन कहलाती है आपके पास वेक्टर एडिशन, जो कि थीटा डिपेंडेंट होती है। क्लियर है बच्चे? इतनी बेसिक से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हुआ भाई? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस दैट इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन दैट चार्ज। मतलब इसके ऊपर कुल मिला के कितनी फोर्स लग रही है, ये बराबर है सारी फोर्सेस को जोड़ दो। ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, जमा कर लो, ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, जमा कर लो। इन सारी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है दैट विल गिव यू द फाइनल रिजल्टेंट। चलो इतना हिस्सा छाप लो। अब हम चलते हैं आगे, और कुछ छोटी छोटी चीजें जो है ना वो जरा हम लोग पढ़ लेते हैंगे। चलिए सर पढ़ा दें, कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ाते जरा जल्दी से। वो छोटी चीजें पढ़ने से पहले जरा ना एक दो चीजें आप रिवाइज कर लो। एक चीज रिवाइज कर लो। वो क्या कि मेरा बेटा अगर आपके पास एक कोई वेक्टर था, मान लो ऐसे एक वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए, और यहां पे मेरा बेटा आपके पास कोई एक वेक्टर है वेक्टर बी, और इसके दरमियान में कोई एक एंगल है थीटा। इस एंगल को हम कहते हैं म्यूचुअल एंगल। ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर की टेल्स के दरमियान में बना हो, इसे आप क्या कहते हो? म्यूचुअल एंगल कहते हो, टेल टू टेल एंगल कहते हो। बोला ठीक है। अगर आपको इस ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करके रिजल्टेंट निकालना है, आपने कहा ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड किया, आर आ रहा है। अगर आपको इस आर का रिजल्टेंट चाहिए, अगर आपको इस आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि आपने ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड किया और अब आपको इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो जनाब इसका फॉर्मूला रहता है √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। बोला ठीक है सर। और यहां पे थीटा ध्यान में रखिएगा, क्या है? थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में बनने वाला म्यूचुअल एंगल है, यानी कि टेल टू टेल एंगल है। बोला ठीक है सर, हमें इतनी बात समझ में आती है, कोई परेशानी यहां तक हमारे पास नहीं है। बोला सर बिल्कुल क्लियर है यहां तक हमें। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। पहले जरा एक दो चीजें प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है आपके पास 6 न्यूटन का, एक वेक्टर है आपके पास फोर्स वेक्टर है और न्यूटन फोर्स की यूनिट है, और इन दोनों के दरमियान में आपके पास जो थीटा है वो 0 डिग्री है। जरा मुझे इनका रिजल्टेंट तो निकाल के बताओ क्या आएगा। तो आप कैसे करोगे? ये फॉर्मूले का इस्तेमाल देखो, आपको रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके, और थीटा इनके दरमियान में दिया हुआ है। आपने बोला भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, आगे आगे आपके पास कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया हमारे पास जनाब। आगे चलो, r इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 2 6 12, 12 को आपने जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया भाई? 96 हो गया। बोला ठीक है, 2 6 12, 12 कॉस 0 डिग्री कितना होता है भाई साहब? 1 होता है। चले आगे आ जाओ भाई। 36 में आपने 64 जोड़ा तो कितना हो गया भाई? 100 में 96 जोड़ा तो कितना हो गया भाई साहब? 196। जब 196 का आपने रूट लिया तो आंसर क्या आ रहा है? 14 न्यूटन आ रहा है। यानी कि जब थीटा 0 डिग्री था तो 6 न्यूटन, आर न्यूटन का रिजल्टेंट कितना आया? 14 न्यूटन। अच्छा, एक और सवाल करते हैं जरा। मान लो आपके पास यही दोनों वेक्टर्स हैं, 6 न्यूटन का और 8 न्यूटन का, और मैंने कहा इन दोनों के दरमियान में जो थीटा है वो कितना है भाई साहब? 90 डिग्री है। यानी कि दोनों वेक्टर्स राइट एंगल पर अलाइन हुए हुए। क्या मतलब सर? मतलब ये कि मान लो भाई एक वेक्टर ऐसा है आपका 6 न्यूटन पर, एक वेक्टर ऐसा है आपका 8 न्यूटन का, दरमियान में एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री है। बोला ठीक है। अब रिजल्टेंट निकाल के बताओ। पहले कैसा था? पहले ऐसा था कि भाई आपका 6 न्यूटन वाला वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, आपका 8 न्यूटन वाला वेक्टर भी इस डायरेक्शन में। इस केस में रिजल्टेंट निकाल रहे थे, अब इस केस में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब रिजल्टेंट कैसे आएगा भाई? r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा कितना है? 90 डिग्री है। अब चेक करो इधर,
आपके पास, आपको ये बात पता है cos 90 डिग्री कितना होता है भाई, 0 होता है। तो जब cos 90 0 हो गया तो ये पूरा फैक्टर आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि आपके पास यहाँ क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचा r इज इक्वल टू √6 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर, ऐसे ही बचा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 में 64 जोड़ा तो 100 का आपने जब रूट लिया तो आंसर क्या आया, 10 न्यूटन। गोया के देखो मेरे बच्चे, गौर से देखो, वेक्टर्स आपके पास वही दो हैं, उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, 6 न्यूटन 8 न्यूटन, लेकिन एंगल चेंज हो गया। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या हो गया, आप 10 न्यूटन। यहां देखो वेक्टर्स वही दो हैं, दरमियान का एंगल पहले 0 डिग्री था तो आंसर क्या था 14, अब दरमियान में एंगल 90 हो गया तो आंसर क्या हो गया 10 न्यूटन। अच्छा एक और कर लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। मान लो यही दो वेक्टर्स हैं 6 न्यूटन के और 8 न्यूटन के, और आपको क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि भाई इनके दरमियान में जो थीटा है ना वो 180 डिग्री है, यानी कि दीज वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। यानी कि मान लो आपके पास 6 न्यूटन ऐसे आ रहा है और मान लो आपके पास 8 न्यूटन ऐसे आ रहा है, ऐसे उलट डायरेक्शन में जा रहा है। बोला ठीक है सर, अब जरा रिजल्टेंट निकाल के दिखा दो। चलो निकालो रिजल्टेंट। r इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री। बोला ठीक है सर, इतनी बात तो हमें भी समझ में आती है। cos 180 डिग्री कितना होता है भाई, -1 होता है। सॉल्व करो। r इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 2 12, 12 8 96 और -1 आ गया ये एज इट इज। इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला ठीक है सर। r विल बी इक्वल टू 36 प्लस 64 कितना हुआ 100, माइनस में आ गया 96। 100 में से 96 निकाला तो 4 बच गया, 4 का रूट लिया तो 2। क्या आंसर आ रहा है भाई, 2 न्यूटन। यानी कि मेरे बच्चे आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज क्लियर कर लो। क्या 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 मुझे एक बात बताओ, अक्सर बच्चों की ये गलत फहमी होती है कि भाई मिसाल के तौर पे जरा समझना, यहां पे मान लो, अब इसका हमसे क्या ताल्लुक है समझना। यहां मान लो एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है आपके पास Q2, यहां पे एक चार्ज है Q3। मान लो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है 6 न्यूटन की और Q3 Q1 पे फोर्स लगा रहा है 8 न्यूटन की। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ Q1 पे कुल मिलाकर नेट फोर्स कितनी लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रही है, अगर आपने बोला कि 6 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन तो बच्चे आपने बोंगी मार दी। क्यों क्यों? अभी आपको यही तो बताने के लिए ये सारी एग्जांपल्स करा रहा था। देखो यहां भी 6 और 8 है, यहां भी 6 और 8 है, यहां भी 6 और 8 है, ये तो मैंने 3 कराए हैं। आप खुद से करना, थीटा 45 डिग्री रख के, थीटा 60 डिग्री रख के, थीटा 120 रख के, लाजमी करना ताकि कॉन्सेप्ट फील हो। 6 और 8 यहां भी था लेकिन आंसर आया 14 रिजल्टेंट। 6 और 8 यहां भी था, आंसर आया 10 न्यूटन। 6 और 8 यहां भी था, आंसर आया 2 न्यूटन। तो इस 6 और 8 के होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बोला कि इसका आंसर 6 प्लस 8 14 न्यूटन है तो भाई आपने गलती कर दी, क्योंकि ये 6 8 में सीधा स्केलर की तरह ऐड नहीं हो सकता। हो सकता है 6 8 में ऐड होके 14 आ रहा हो सकता है 6 8 में ऐड होके 2 आ रहा हो सकता है 6 8 में ऐड होके 10 आ रहा हो सकता है 6 8 में ऐड होके 3.5 आ रहा हो। डिपेंड करता है दोनों के दरमियान में, दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या है, म्यूचुअल एंगल क्या है। ध्यान में रखेंगे। क्या बात हमने सीखी है, पहली बात, जो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जब एक चार्ज को दूसरे चार्ज के बगल में आजू बाजू में रखा जाएगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। वो जो फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने कहा अगर एक चार्ज के आजू बाजू में बहुत सारे चार्जेस हैं तो भाई सब फोर्स लगा रहे होंगे। अगर आपको एक चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स निकालनी है तो आप क्या करोगे, सारे चार्जेस की वजह से उस पर जो फोर्स लग रही है उसको जोड़ लोगे। लेकिन जोड़ोगे कैसे, वेक्टर्स की फॉर्म में जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा ये 2 फोर्सेस थी, आंसर देखो कुछ और, यही 2 थी, आंसर चेंज, यही 2 थी, आंसर चेंज। क्योंकि वेक्टर एडिशन इज नॉट सिमिलर टू लाइक स्केलर एडिशन। तो सर हमने थीटा गिवन होगा या निकालना होगा, निकालना होगा। कौन सिखाएगा, आपका भाई सिखाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं। कुछ 2-3 सवाल करते हैं ताकि हमें फील आए। अब देखो मेरे बच्चे, मान लो हमारे पास एक सवाल इस तरीके से गिवन है कि आपको ये कहता है, मिसाल के तौर पे यहां पे आपके पास एक चार्ज है Q1 और इससे 60 सेंटीमीटर के फासले पे यहां पे एक और चार्ज है Q2। ठीक है, Q1 की वैल्यू इसने आपको दे दी भाई
मिसाल के तौर पे +30 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू इसने आपको दे दी भाई साहब -20 माइक्रोकूलम, और आपको ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का ये इसने दे दिया 60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना दे दिया? 60 सेंटीमीटर। आपको कहते हैं इस पूरी लाइन का जो मिड पॉइंट है यानी कि एग्जैक्ट सेंटर में आपने एक चार्ज रखा, इसको आपने कहा Q3, और इस Q3 की वैल्यू इसने आपको दे दी +1 माइक्रोकूलम। ये आपके पास सवाल का स्ट्रक्चर है। आपको सवाल में कहता है कि जनाब गौर से सुनना मेरे बच्चे, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q3। क्या बोल रहे हैं? नेट फोर्स मालूम करनी है आपने किसके ऊपर भाई? Q3 पे आपने लगने वाली नेट फोर्स मालूम करनी है। अब जरा यहां पे ना 2-3 चीजें समझते जाओ, बिल्कुल बुनियादी लेक्चर है, अच्छे से समझना, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बिल्कुल बेस बना रहे होंगे। जो इसके अच्छे अच्छे सवाल हैं वो इससे अगले लेक्चर में आ रहे होंगे। ये क्लियर नहीं होगा तो अच्छे सवाल तुम्हें रुला देंगे, खास तौर पे वेक्टर्स के अंदर। तो सीखो। अब पहले ये देखो कि Q3 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। Q3 पे फोर्स लगा कौन रहा है? आप बोलोगे सर एक तो Q1 लगा रहा है, ठीक है, एक Q2 लगा रहा है, बोला ठीक है। क्या Q1 Q2 में फोर्स लगा रहा होगा? बिल्कुल लगा रहा होगा। क्या हमारे किसी काम की है? नहीं। क्यों भाई? सवाल वाले ने कहा, क्या कहा सवाल वाले ने? सवाल वाले ने कहा कि बेटा फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q3। तो आपका पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट क्या हो गया? सवाल वाले ने जिस पर फोर्स निकालने कहा, जिस पर फोर्स निकालने कहा जाएगा, जिस पर फोर्स निकालने कहा जाएगा, बस उसी पर निकालेंगे, बस उसी पर निकालेंगे। जिस पर फोर्स निकालने कहा जाएगा बस उसी पर निकालेंगे, जबरदस्ती के अब्बू बनकर बाकियों पे फोर्स नहीं निकालेंगे। सवाल यह था कि क्या Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है। क्या हम कैलकुलेट करेंगे? नहीं। सवाल पढ़ो क्या लिखा है। अगर लिखा होता फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q2, फिर हम देखते Q3 इस पे कितना लगा रहा है और Q1 कितना लगा रहा है। अभी क्या कहा? फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q3। इस पर कुल मिला के कितनी फोर्स लग रही है। तो इस पर कुल मिला के फोर्स कौन लगाएगा? या तो Q1 या Q2। अभी Q1 Q2 में फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। लेकिन क्या हमें निकालना है? नहीं निकालना। क्यों? जिस पर फोर्स निकालने कहा जाएगा उसी पर निकालेंगे, जबरदस्ती का अब्बू नहीं बनेंगे इसके अंदर। बोला ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इधर आगे। अबे तुम क्या चुप रहे हो? मुझे देखो इधर। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है, सबसे पहले आप डायरेक्शंस मार्क करोगे, फोर्स की डायरेक्शंस मार्क करेंगे। अब डायरेक्शन मार्क करने का अलग असूल है, समझना। सबसे पहले डायरेक्शन मार्क करेंगे। देखो सर हमें फोर्स किस पे निकालनी है? भाई Q3 पे निकालनी है। अभी देखो Q3 पे फोर्स लगा कौन कौन रहा है? एक तो सर Q1 लगा रहा है, एक Q2 लगा रहा है, एक Q1 लगा रहा है और एक Q2 लगा रहा है। अब देखो डायरेक्शन निकालने का असूल क्या है। ये जो Q1 है आपने देखना है, डायरेक्शन हमेशा वो तय करेगा जो फोर्स लगा रहा है। यहां लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। डायरेक्शन हमेशा वो डिसाइड करेगा, डायरेक्शन हमेशा वो डिसाइड करेगा जो फोर्स लगा रहा है। जिस पर लग रही है ना भाई, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखो मान लो एक बंदा आपको आके थप्पड़ मारता है, तो देखो किस गाल पे थप्पड़ मारना है ये कौन तय करेगा? आप नहीं, आप तो थप्पड़ खा रहे हो। जो थप्पड़ मार रहा है वो डिसाइड करेगा उसने सीधे गाल पे मारना है या उल्टे गाल पे मारना है। वो ऐसे मार सकता है, वो ऐसे भी मार सकता है, उसकी मर्जी। वो गुद्दी पे मार दे, वो सर पे मार दे, वो पीठ पे मार दे, जहां उसका दिल करे वो मारे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन तय करता है? जो फोर्स लगाने वाला होता है। जिस पर लग रही होती है वो तो बेचारा मासूम है, वो तो कुट रहा है, वो क्या फोर्स लगाएगा? वो क्या समझ में आ रहा है? डायरेक्शन हमेशा वो डिसाइड करेगा जो फोर्स लगा रहा है। अब देखो Q1 Q3 पे फोर्स लगा रहा है। अब आप बोलोगे सर Q3 भी तो Q1 पे लगा रहा है। जिस पर फोर्स निकालने का कहा जाएगा उसी पर निकालेंगे, जबरदस्ती के अब्बू नहीं बनेंगे। Q3 बिल्कुल Q1 पे लगा रहा है, लेकिन क्या हमें सवाल में कहा कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q1? नहीं। तो Q3 भले Q1 पे लगाता रहे, हमारी कंसिडरेशन नहीं है। क्या Q3 Q2 पे लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है, लेकिन क्या कहा गया है कि नेट फोर्स ऑन Q2 निकालो? नहीं। तो Q3 भले लगाता रहे, नहीं कंसिडर करेंगे। क्लियर है? खैर, डायरेक्शन हमेशा वो डिसाइड करेगा जो फोर्स लगा रहा है। तो Q3 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? Q1 लगा रहा है और Q2 लगा रहा है। Q1 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। अब देखो Q1 कैसा है? पॉजिटिव, और Q3 कैसा है? पॉजिटिव। अब आप तय करो। ये लाइक चार्जेस है? बोला सर है लाइक चार्जेस। तो Q1 Q3 को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट? सोचो ऐसे,
Q1 पॉजिटिव, Q3 पॉजिटिव। Q1 क्या चाहेगा? Q3 Q1 की तरफ आए या Q3 Q1 से दूर जाए? तो आप बोलोगे सर Q3 Q1 से दूर जाए, रिपेल करेगा, धक्का देगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन होगी ना भाई वो ऐसे होगी, ये होगी डायरेक्शन किसकी? F13 की। फोर्स अप्लाइड बाय 1/3, ये डायरेक्शन है। सर ये डायरेक्शन कैसे आई? फिर समझाते हैं, फिर समझ ले भाई। Q1 कैसा है? पॉजिटिव। Q3 कैसा है? पॉजिटिव। Q1 क्या चाहेगा कि Q3 Q1 के पास से दूर जाए, तो दूर जाने के लिए आगे धक्का देगा, आगे धक्का देगा। क्लियर है? अब देखो यहां से Q2 Q3 पे फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। Q2 कैसा है? नेगेटिव। Q3 कैसा है? पॉजिटिव। Q2 क्या चाहेगा? Q2 क्या चाहेगा? Q2 चाहेगा Q3 इसके पास है। क्यों? ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सर Q3 चाहेगा Q2 उसके पास है। Q3 के चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें Q2 पे लगने वाली फोर्स नहीं मालूम करनी। तो Q3 भले चाहता रहे, हमें देखना है Q2 क्या कर रहा है। तो Q2 Q3 को अपने पास बुलाएगा, Q2 Q3 को अपने पास बुलाएगा। तो Q2 जो Q3 पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये रही, ये होगी F23, फोर्स अप्लाइड बाय 2/3। अच्छे से देखो, फिर समझो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से तसल्ली से सब सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से आखिर तक जाएंगे। देखो Q1 Q3 पे फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक है। Q2 Q3 को अपने पास बुला रहा है, जब अपने पास बुला रहा है इसका मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव अपने पास बुला रहा है, ठीक है। ये F13 आ गया, ये F23 आ गया, बोले ठीक है। अब क्या करना है भाई? F13 F23 निकाल लो, वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जब आपने F13 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बोला सही है सर, निकालें जरा K Q1 Q3। K कितना है? 9 × 10⁻⁹। बोला ठीक है। Q1 कितना है? Q1 आपके पास है 30 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। Q3 कितना है? 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 अपॉन आ गया R। ये R क्या है? इन दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला आपको सवाल में मैंने बताया था शुरू में लिखते वक्त कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। जब मिड पॉइंट पे रखा हुआ है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, भाई सेंटीमीटर में गिवन था ये। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे, और सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो तुम डिवाइड बाय 100 करोगे, अपॉन में आ जाएगा 100, 10⁻²। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2। ऊपर आ गया स्क्वायर। बोला ठीक है सर, आ गया, समझ में आती है। अच्छा सॉल्व करो जरा। 10⁻9 10⁻⁻6 +3 हो गया, +3 -6 कितना हो गया? -3, 10⁻⁻3। भाई 9 में से 6 गया, 3 बचा, 3 में से -6 गया, -3 बचा। 9 × 30 बच गया यहाँ पे, 9 × 30। देख लो, ये सॉल्व, ये सॉल्व, ये सॉल्व, 9 × 30 बच गया। बोला ठीक है सर, आगे चले। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10⁻⁻1, क्योंकि डेसिमल यहाँ एक स्टेप यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। बोला ठीक है। सॉल्व किया आपने इसको तो ये हो गया 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन में स्क्वायर दोनों पे आएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो गया 10⁻²। ये 9 से 9 मर गया। बोला ठीक है सर। इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये 10⁻² है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बन गया 10⁻³ × 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3 × 10। बोला सही है। ये 10 पावर यहाँ 1 है, ये 30 को लिखा है 3 × 10। ये 10⁻1 10⁻2 कितना हो गया? 10⁻3, 10⁻3 और 10⁻³ कितना हो गया? 10⁻0। भाई 3 से -3 मर गया, 10⁻0 कितना होता है? 1। तो आंसर आ गया आपके पास 3 न्यूटन, यानी कि इस F13 का आंसर कितना आ गया? 3 न्यूटन आ गया, यानी कि ये है 3 न्यूटन फोर्स। बोला ठीक है सर, समझ में आती है। आगे चलें, यहाँ लिख लेते हैं कहीं पे, क्योंकि मैंने आपको इसी सवाल को एक वेक्टर फॉर्म से भी करना सिखाना है। ये आ गया हमारे पास 3 न्यूटन। अभी वेक्टर को भाड़ में डालो, ठीक है। F13 आ गया। अब क्या निकालना है भाई? अब आपने निकालना है जनाब F23। बोला ये निकालना है, ठीक है सर, निकालें जरा F23 निकालें। F23 का मतलब जो फोर्स चार्ज 2 चार्ज 3 पे लगा रहा है। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था ना, लेक्चर नंबर 3, जिसमें कूलम्स लॉ पढ़ा था, चार्ज 1 चार्ज 3 के ऊपर अगर 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो चार्ज 3 भी चार्ज 1 को धक्का दे रहा होगा 3 न्यूटन से। ये बात ध्यान में रखना, लेकिन हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि सवाल वाले ने कहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 3, इसलिए हमारा कोई कंसर्न नहीं है ये जानने में कि चार्ज 3 चार्ज 1 के साथ क्या सलूक कर रहा है। बोला ठीक है। अब F23 निकालो जरा, सेम फॉर्मूला। अब बोलोगे सर K Q2 Q3, क्योंकि 2 और 3 के बीच निकाल रहे हैं, R स्क्वायर। बोला ठीक है सर, चलो आगे। अब देखो जरा यहाँ पे, ये हमारे पास K कितना है? 9 × 10⁻9। Q2 कितना है भाई?
Q2 Q2 -20 माइक्रोकूलम। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, कूलम्स लॉ में हम कहीं भी साइन प्लेस नहीं करते। क्यों? साइन क्या बताता है आपको? हमने ये बात डिटेल से डिस्कस की थी। साइन का काम सिर्फ ये बताना है जो फोर्स आ रही है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। वो हम पहले ही तय कर चुके हैं कि Q1 Q3 को रिपेल कर रहा है, Q2 Q3 को अट्रैक्ट कर रहा है। पढ़ चुके ना? सही है। तो आपने लिखा यहां पे Q2 कितना है? 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 पावर -6, और जनाब Q3 कितना है? 1 माइक्रोकूलम गोया 1 × 10 पावर -6 अपॉन में आ गया R²। अगर ये मिड पॉइंट था 60 का तो ये 30 होगा, अगेन ये भी 30 था। तो आपने बोला भाई 30 × 10 पावर -2। सर ये 10 पावर -2 कैसे आया? भाई 30 डिवाइड बाई 100 किया, डिवीजन पे जो 100 था वो 10 पावर 2 हो गया, ऊपर लिया तो 10 पावर -2 हो गया। बोला ठीक है। 10 पावर 9, 10 पावर -6, 10 पावर -6, 9 में से 6 गया तो 3, 3 में से 6 गया तो -3 बच गया। मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 9 बचा, यहाँ से 20 बच गया। 9 × 20 ये हो गया आपका 3 × 10 पावर -1। 3 × 10 पावर -1 का आपने स्क्वायर किया तो ये हो गया 9 × 10 पावर -2। ये 9 से 9 मर गया। बोला ठीक है, इसको आप यहाँ से ऊपर ले आए। सेम वही वाली कैलकुलेशन चल रही है जो पहले पढ़ के आए। 10 पावर -3, 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। बोला ठीक है, ये 2 और 1 जोड़ा तो 3, 3 में से 3 निकाला तो 10 पावर 0। क्या आंसर बच रहा है यहाँ पे आपके पास? 2 न्यूटन। यानी कि आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 2 न्यूटन आ गई। बोला ठीक है सर, समझ में आती है बात की। अब जरा यहां पे ना आप एक चीज समझो अच्छे तरीके से। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार अब मुझे इन नेट फोर्स निकालनी है Q3 के ऊपर, सोचो क्या करना है? नेट फोर्स निकालनी है किसके ऊपर? Q3 पे नेट फोर्स निकालनी है। सोच के देखो जरा, नेट फोर्स आपने निकालनी है। ये है आपका F13 वेक्टर, यही बना हुआ है ना F13 वेक्टर, और ये है आपका F23 वेक्टर, ये है आपका F23 वेक्टर। बोलो यही बना हुआ है। एक F13 बना हुआ है, एक F23, F13 F23, F13 F23। बोला दोनों का डायरेक्शन आपको सेम नजर आ रहा है? आ रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम नजर आ रहा है? आ रहा है। इस केस में दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा? थीटा 0 डिग्री होगा। यानी कि आपको नजर आ रहा है दे आर लाइक पैरेलल, दे आर लाइक पैरेलल, दे आर लाइक पैरेलल। एक ही डायरेक्शन है, दे आर लाइक पैरेलल, एक डायरेक्शन है, थीटा 0 डिग्री है। भाई थीटा 0 कैसे? ये दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में टेल टेल मिली हुई है आपस में, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। भाई ये एंगल होता है ना टेल टू टेल एंगल, जब दोनों का एक ही डायरेक्शन में तो टेल मिली हुई है, थीटा 0 डिग्री हो गया। अभी आपने सीखा था कि अगर आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो उसका तरीकाकार क्या होता है? हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या था? R = √a² + b² प्लस का 2ab cos ऑफ थीटा। यही पढ़ा था सर? बिल्कुल यही पढ़ा था। पुट कर दो। इसको मान लेते हैं F13 को मान लेते हैं मैं A कह रहा हूं, F23 को मान लेते हैं मैं क्या कह रहा हूं? B कह रहा हूं। यहां लाके पुट करेंगे तो जनाब ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, A की जगह आया 3, B की जगह आया 2, साथ में आ गया क्या? cos ऑफ 0 डिग्री। बोला ठीक है सर। cos 0 डिग्री कितना होता है भाई? +1 होता है। सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 और 6 2 12। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जब 9 में 4 ऐड किया तो कितना हुआ? 13, 13 में 12 ऐड किया तो कितना हुआ? 25, 25 का रूट लिया तो क्या आ रहा है? 5 न्यूटन। चेक करो। आपने पीछे अपने पास जहां नोट किया होगा वहां भी देखना, जब थीटा 0 डिग्री वाला केस मैंने आपको पढ़ाया था 6 न्यूटन और 8 न्यूटन में, तो उनका आंसर 14 आ रहा था। यानी कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान में थीटा 0 डिग्री होगा तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो सिंपल ऐड करके आ रहा होता है। इससे ये मत समझना हमेशा ऐसे ही होता है। ऐसा कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री वाला केस होता है। यानी कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान में आपके पास थीटा कितना है? 0 डिग्री है, तो इस केस में आप बोलोगे जो रिजल्टेंट आता है वो सिंपल A को B में ऐड करके आ सकता है। इसकी भी छोटा सा प्रूफ है। वो प्रूफ क्या है? वो यही है, यहीं से आता है आंसर। R = √a² + b² + 2ab cos ऑफ, अगर मान लो 0 डिग्री है तो क्या होता है यहाँ पे? cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा √a² + b² प्लस का 2ab। बोला ठीक है सर। अगर मैं 2ab को इधर ले आऊं, b² को वहां ले जाऊं, तो बनेगा जनाब a² प्लस का 2ab प्लस का b²। ये आपको a + b का होल स्क्वायर नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर ने रूट को मार दिया, क्या आंसर आ रहा है? a + b। गोया के आप इसको एज शॉर्टकट भी अपने पास नोट कर सकते हो कि जब कभी भी दो वेक्टर्स लाइक पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर जो आपने रिजल्टेंट निकालना है वो कैसे आएगा? सिंपल एडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर से रिजल्टेंट आपका आ जाएगा।
क्लियर हो गया? यानी कि आप फिर से देख लो एक बार, हमने क्या किया, हमने रिजल्टेंट निकाला, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है, जो नेट फोर्स लग रही है, जो F3 है, F3 मतलब क्या है, नेट फोर्स ऑन चार्ज 3, नेट फोर्स ऑन चार्ज 3, वो कितनी आई है भाई, 5 न्यूटन आई है। चार्ज 1 ने कितनी फोर्स लगाई, चार्ज 1 ने लगाई जनाबे वाला 3 न्यूटन, चार्ज 2 ने कितनी लगाई, 2 न्यूटन, नेट फोर्स कितनी आ रही है, 5 न्यूटन। सर क्या हमेशा 3 और 2 का रिजल्टेंट 5 आएगा? कोई लाजमी नहीं है, 1 से लेके 5 तक कुछ भी आ सकता है। ये कैसे निकाला, 3 - 2 is 1, 3 + 2 is 5, 1 से लेके 5 तक कुछ भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, अभी देखोगे, अभी हम करेंगे, तो आंसर इसका 3.4 भी आ रहा होगा। जैसे √11 क्या होता है, अभी जब मैं आपको एक सवाल सॉल्व कराऊंगा, 3 का स्क्वायर 9 √13 क्या होता है, अभी चेक कर लेते हैं ना, √13 is 3.6, अभी आपका आंसर 3.6 भी आ रहा होगा, इसी के अंदर आ रहा होगा, कराएंगे जब हम। थीटा पे डिपेंड करता है, अगर थीटा 90 डिग्री होता दरमियान में तो 3.6 आता, थीटा 180 होता तो 1 आंसर आता। बोला ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो ये तो आ गया 5 न्यूटन, लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो मेरे बच्चे आपको इसका मतलब डायरेक्शन भी बताना है। भाई नेट फोर्स तो लग रही है Q3 पे, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रही है, समझो। ये जो Q1 है, ये Q3 को कहां धक्का दे रहा है, राइट साइड पे। Q1 Q3 को राइट साइड पे धक्का दे रहा है, और Q2 भी Q3 को राइट साइड पे घसीट रही है। चेक करो, Q1 Q3 को चाहता है +x पे जाओ, Q2 भी क्या चाहता है, +x पे जाओ। तो क्या मैं कह सकता हूं जो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी, कुल मिला के फोर्स लगेगी, उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन भी यही होगा, ये नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा। बोला ऐसे ही है सर। भाई Q1 भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, Q2 भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, 5 न्यूटन टुवर्ड्स -20 माइक्रोकूलम चार्ज, ऐसे लिखेंगे, 5 न्यूटन टुवर्ड्स -20 माइक्रोकूलम चार्ज। गोया कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, 5 न्यूटन की। किस डायरेक्शन में, -20 माइक्रोकूलम की डायरेक्शन में, -20 माइक्रोकूलम की तरफ फोर्स लग रही है। अच्छा सर, और कैसे कर सकते हैं इसको, और भी कर सकते हैं, देखो समझो यहां पे और क्या तरीका है। अब आप गौर से देखोगे तो आपको जो F13 नजर आ रहा है, देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, आपको जो F13 नजर आ रहा है वो राइट डायरेक्शन में नजर आ रहा है, इस डायरेक्शन में। बोला सर नजर आ रहा है, तो गोया आप बोलोगे जो F13 है वो कितना है, वो है आपके पास 3i कैप न्यूटन, क्योंकि ये कौन सा है, +x डायरेक्शन है। आपको जो F23 नजर आ रहा है, F23 वो भी आपको राइट डायरेक्शन में नजर आ रहा है, तो गोया आप बोलोगे कितनी फोर्स है, 2i कैप न्यूटन। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, इन दोनों को जमा कर लोगे। अब बोलोगे 3i कैप प्लस का 2i कैप, क्या आंसर आया, अब बोलोगे 5i कैप न्यूटन, ये रिजल्टेंट फोर्स है। क्या रिजल्टेंट फोर्स, 5i कैप न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है +x एक्सिस के अलोंग, +x एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्स लग रही है भाई, 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो यही चीज हमारा यहां से भी आंसर आ रहा है, ये अलग तरीका था, ये अलग तरीका है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो छाप लो, एक सवाल और करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जो सवाल हमने अभी किया था उसी से मिलता जुलता मैंने एक सवाल और आपके सामने लिखा है। इस सवाल को पहले एक बार आपने वीडियो को पॉज करके तसल्ली से खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो देखो, सेम क्वेश्चन है। ये जो आपका चार्ज 3 है, ये कहाँ रखा हुआ है भाई, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सवाल को पढ़ के ये देखना है कि किस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 3, चार्ज 3 पे कितनी फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करना है। चार्ज 3 पे फोर्स लगा कौन कौन रहा होगा, चार्ज 1 और चार्ज 2। गोया आप बोलोगे जो नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 है वो बराबर होगी F13 प्लस F23 के, यानी कि वेक्टर सम होगा किस किस का, फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 3 एंड फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 3। बोला ठीक है सर। अब क्या करना है, डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन वो तय करेगा जो फोर्स लगा रहा है, तो 1 लगा रहा है, 1 पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव है, तो 1 3 को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो गोया ये डायरेक्शन हो गया किसका, आपके पास F13 का। बोला ठीक है सर। सिमिलरली 2 जो है वो 3 को क्या करेगा, वो भी रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है अब सवाल में, तो 2 3 को रिपेल करेगा। गोया के ये डायरेक्शन हो गया F23 का। भाई देखो 2 क्या चाहेगा, 3 उससे दूर जाए, 2 क्या चाहेगा, 3 उससे दूर जाए। क्यों चाहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी क्या है, पॉजिटिव। अब क्या करेंगे भाई, अब वही काम करोगे, आप सबसे पहले F13 कैलकुलेट करोगे। सेम
Q1 Q3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे आपका आंसर 3 न्यूटन आएगा, जैसे आपने पहले किया था। सिमिलर पैटर्न पे मेरे बच्चे आप क्या करोगे, आप F23 करोगे, क्या रखोगे K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आएगा भाई साहब, 2 न्यूटन आएगा, जैसा कि आपने इससे पहले ऑलरेडी कर चुके हो। बोला ठीक है। अब क्या करेंगे, सवाल अब है इंटरेस्टिंग, यानी कि आप कर अभी भी 2 वेक्टर्स को ऐड ही रहे हो। भाई ये वेक्टर ऐड हो रहा है, यही तो हो रहा है। देखो 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, तो 2 वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब आपको चाहिए इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का थीटा। यहां पे बच्चे करते हैं गलती बहुत ज्यादा। अब देखो इधर, ये है आपका F13 वेक्टर, ये है आपका F23 वेक्टर। अगर किसी को लग रहा है इनके दरमियान में जो थीटा है वो 0 डिग्री है तो गलत लग रहा है। मैंने आपको कहा था थीटा हमेशा कौन सा लेंगे, टेल टू टेल का थीटा। टेल, पहले तो इनकी टेल मिलाओ, यानी कि इसको पकड़ के अगर मैं इधर ले जाऊं, समझो इसको F13 को अगर मैं इधर ले जाऊं, तो मेरे बच्चे जब F13 को मैं यहां ले आया तो एक तरह से समझ लो इनकी टेल्स आपस में मिल गई। अब देखो ये एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और आपको वैसे भी ये बात समझ में आ रही होगी, ये 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्टेड है, यानी कि एक समझ लो F13 अगर प्लस x एक्सिस के अलोंग है तो F23 माइनस x एक्सिस पर है, यानी कि F13 अगर ऐसे जाना चाह रहा है तो F23 ऐसे जाना चाह रहा है, ऐसे उल्टा। तो कितना एंगल बन रहा है, प्लस x और माइनस x के दरमियान में क्या एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। जहन में रखना ऑपोजिटली डायरेक्टेड का जो एंगल है वो कितना रहता है, 180 रहता है। देखो मैग्नीट्यूड वही आ रहा है जो पीछे वाला था, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन। तो जितने लोगों के जहन में ये था ना, देखो आपने कर क्या रहे हो भाई, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, चार्ज 1 और चार्ज 2, पहले भी यही था, पिछले सवाल में भी यही था, चार्ज 1 चार्ज 2 चार्ज 3 पे फोर्स लगा रहे थे, एग्जैक्ट यही सवाल था ना। डिफरेंस कहां आया है, पिछले सवाल में ये फोर्स लगा रहा था 3 न्यूटन, ये लगा रहा था 2 न्यूटन, लेकिन पिछले सवाल में दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में थे। 3 न्यूटन इसे आगे फेंक रहा था, 2 न्यूटन इसे अपने पास बुला रहा था, मतलब Q2 को, डायरेक्शन एक ही था, थीटा 0 था, तो वहां रिजल्टेंट आया था 5 न्यूटन का। अब आप देखो फोर्स अभी भी 3 न्यूटन 2 न्यूटन की लग रही है, Q1 अभी भी 3 लगा रहा है, Q2 अभी भी 2 लगा रहा है, लेकिन अब रिजल्टेंट 5 नहीं आएगा। यही समझाने का मकसद है कि हमेशा 3 को 2 में जोड़ के 5 नहीं निकालना। सर क्या करें, इसमें लाके वैल्यू पुट करो जरा, ए की जगह रखो 3, बी की जगह रखा आपने 2, बोला ठीक है सर। 2 ए की जगह आया, फिर से 3 बी की जगह आया 2, कॉस ऑफ, अब एंगल कितना है 180 डिग्री, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, ऑपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर्स है। कॉस 180 कितना होता है भाई, -1 होता है। सॉल्व कर लिया आपने, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6 और 6 2 जा क्या हो गया भाई 12, और ये आ गया आपका -1। बोला ठीक है। 9 में 4 ऐड किया तो 13 और माइनस प्लस जा होता है माइनस, तो ये बन गया आपके पास 13 माइनस 12। 13 में से 12 निकाला तो क्या बच गया 1 का रूट लिया तो क्या हो गया 1। अब देखो अब आपके पास रिजल्टेंट कितना आ रहा है 1 न्यूटन आ रहा है, यानी कि अब इस चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही होगी, 1 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी। अब आप बोलोगे कि इस चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है ऑन चार्ज 3 वो कितनी लग रही होगी जनाब, 1 न्यूटन लग रही होगी। किस डायरेक्शन में लग रही होगी अब आप तय करो। F13 इसे राइट साइड पे भेजना चाहता है, F23 इसे लेफ्ट साइड पे भेजना चाह रहा है। घर में भी ऐसा होता है, आप बोलते हो ये बनाया जाए, बड़ा भाई बोलता है ये पकाया जाए, किसकी मानी जाती है, जिसकी घर में अहमियत ज्यादा है, जो कि ऑब्वियसली बड़े भाई की होती है, आपकी तो नहीं है, सही है, तो उसकी बात मानी जाती है, आपकी नहीं मानी जाती। तो बिल्कुल ऐसे ही आप देखोगे इन दोनों में से किसकी फोर्स ज्यादा है, जिसकी फोर्स ज्यादा है उसका डायरेक्शन तय हो जाएगा। यहां पे देखो F13 कितना है 3 न्यूटन, F23 कितना है 2 न्यूटन, तो गोया F13 ज्यादा हो गया, F23 कम हो गया, तो डायरेक्शन किसकी वाली चलेगी F13 की, गोया जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो ऐसे आएगा। 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्लियर है, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स, 1 न्यूटन वाली फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स, इसका नाम क्या है, इस तरफ है ना, तो टुवर्ड्स प्लस 20 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है 1 न्यूटन की टुवर्ड्स प्लस 20 माइक्रोकूलम चार्ज। क्लियर है। अब इसी को आप ना इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते थे। अगर मैं आपको बोलता यार यहां पे वेक्टर फॉर्म में लिखो F13 क्या आ रहा है, तो आप बोलते भाई F13 का डायरेक्शन देखो राइट साइड पर है, मैग्नीट्यूड कितना है 3, डायरेक्शन क्या हो गया I कैप न्यूटन,
मैं बोलता यार जरा F23 भी लिख दे भाई। F23 ये रहा, कितना है 2 न्यूटन, लेफ्ट साइड पर है ना, तो माइनस का 2i कैप न्यूटन। अब इसमें लाके वैल्यू पुट कर दो भाई, सिंपल। इसमें F3 निकालना है सर, निकालना है, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस F23 कितना है माइनस का 2i कैप। बोला ठीक है, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। तो आपने बोला 3i कैप माइनस का 2i कैप, क्या आंसर आ रहा है, प्लस का i कैप न्यूटन। मतलब i के पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1i कैप न्यूटन, 1i कैप। ये देखो यही आंसर आया है 1 न्यूटन और प्लस आई कैप। प्लस आई कैप का मतलब क्या है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखो हमने जो यहां से निकाला है वो भी कहां आ रहा है, ये प्लस एक्स के अलोंग। देखो ऐसे आ रहा है प्लस एक्स के अलोंग। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर हो गया, छाप लो जल्दी से। एक सवाल और करते हैं और आपको थीटा 90 वाला केस समझाते हैं। सिमिलरली एक चीज और देखना, यहां पे अगर आप देखो तो हमने जो रिजल्टेंट निकाला है वो कैसे निकाला है, यहां हमने रिजल्टेंट निकाला है a माइनस बी करके। ये शॉर्टकट्स होते हैं। जब थीटा 0 डिग्री हो, दो वेक्टर के दरमियान में अगर थीटा 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, a प्लस बी करके। ये तो जनरल फॉर्मूला है ही है, लेकिन a प्लस बी करके भी आ जाएगा। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, ओपोजिटली डायरेक्टेड हैं, तो थीटा कैसे आएगा, a माइनस बी करके। a माइनस बी मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करके आ जाएगा। यहां देखो आपने यही तो किया है। इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी कितनी है 2। आपने 3 में से 2 निकाला तो आंसर कितना आ रहा है 1। आपने तो ऐसे सॉल्व किया है, लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते थे a माइनस बी करके, या आप कहोगे बड़े में से छोटे को माइनस करके, बड़े में से छोटे को माइनस करके। और डायरेक्शन हमेशा किसकी आएगी, बड़े वाले की। देखो बड़े वाले की डायरेक्शन 3 न्यूटन की थी ना, तो उसी की डायरेक्शन आ रही है। बड़े में से छोटे को माइनस करके निकाल सकते हो। इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। रिजल्टेंट निकालना है, अंडर रूट, जनरल फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, और ये किस केस में कर रहे हैं, 180 डिग्री के केस में। ठीक है, सॉल्व करो। कॉस 180 कितना हो गया भाई, -1 हो गया। आपने बोला r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -1 हो गया। माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है, और 2ab को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2ab हो जाएगा। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया भाई a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट मर गया, क्या आंसर आता है a माइनस बी। यही तो बता रहा था आपको मैं यहाँ पे भी, कि अगर आपके पास थीटा 180 डिग्री है बिटवीन टू वेक्टर्स, आप डायरेक्टली उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, बड़े में से छोटे को माइनस करके या a माइनस बी करके। क्लियर है, छाप लो जल्दी से। एक थीटा 90 डिग्री वाला सवाल करते हैं इसके बाद। अब देखो मेरे बच्चे, जितना कुछ हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये हमारे पास आज की क्लास का आखिरी सवाल है। कहता क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। आपको कह रहे हैं नेट फोर्स कैलकुलेट करके बताओ बेटा, चार्ज 3 पे आपको ये डिस्टेंसेस कितने दिए हुए, सेंटीमीटर में दिए हुए। 30,0 का मतलब ये वाला पॉइंट यहां से 30 सेंटीमीटर के फासले पे। 0 का मतलब इस पॉइंट पर जाने के लिए आपको y एक्सिस पे जाने की कोई नीड नहीं है। ये वाला पॉइंट 0,40 का मतलब क्या है, यहां से 40 सेंटीमीटर के फासले पर है। बोला ठीक है सर। नेट फोर्स निकालनी है किसके ऊपर, आपने Q3 के ऊपर निकालनी है। चलो सर बताओ कैसे करेंगे अब हम इस सवाल को। देखो समझो जरा, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं। मैं आपको कोशिश करता हूं 2 तरीके उसमें से सॉल्व करवा दूं। ठीक है सर, कराएं जरा सॉल्व। आपको फोर्स निकालनी है भाई किसके ऊपर, Q3 के ऊपर। पहला स्टेप, आप देखो Q3 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। सर एक तो Q2 लगाएगा और एक Q1 लगाएगा। क्या Q1 Q2 पे लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन हम कंसीडर नहीं करेंगे। बोला ठीक है सर। जो Q2 है वो Q3 को क्या करेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो गोया Q2 Q3 को अपने पास बुलाएगा। गोया के जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, ये डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है मेरा बेटा F23 का। फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 3 का ये डायरेक्शन है। बोला ठीक है सर। अच्छा ये बताओ कि जो Q1 है ये Q3 को क्या करेगा। Q1 कैसा है, नेगेटिव, और Q3 कैसा है, पॉजिटिव। गोया जो Q1 है वो Q3 को ऐसे करके अपने पास बुलाएगा। गोया ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन है F13 का। फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 3 अपने पास बुलाएगा ना। क्यों भाई, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, गोया इसको अपने पास बुला रहा होगा। और इनके दरमियान में जो एंगल है, टेल टू टेल एंगल, वो कितना हो गया 90 डिग्री। कैसे, ये एक्स एक्सिस है भाई, ये एक्स है और ये क्या है, y है। तो ऐसे x और y, x और y के दरमियान का एंगल आपके पास कितना होता है जनाब, 90 डिग्री होता है। इतनी बात हमें समझ में आती है, कोई परेशानी वाली बात यहां तक नहीं है। अब आगे देखो, आपको F13 चाहिए। F13 कैसे आएगा भाई, कि
Q1 Q3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? इन दोनों के दरमियान का फासला। K कितना है? 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 कितना है? 40 माइक्रो कूलम, यानी कि 40 इंटू 10 पावर -6। और Q3 कितना है? 4 माइक्रो कूलम, साइन हम वैसे ही नहीं लगाते, तो 4 इंटू 10 पावर -6 अपॉन में क्या आ गया? आर। यहां से यहां तक का फासला कितना है? 40 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो ना, कह रहे हैं कि अगर आपने इस पॉइंट तक जाना है तो 0,40, एक्स पे नहीं चलना, वाई पे 40 सेंटीमीटर चलना है, तो आ गया 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे? 100 से डिवाइड करके, या आपने बोला 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। बोला ठीक है सर, चलें आगे। 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया तो -3, 10 पावर हो गया -3। ठीक है, साथ में आपने लिख लिया यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 4, यही आ जाएगा भाई। ये और ये सॉल्व हो गए। 9 इंटू 40 इंटू 4 मैंने यहाँ लिख दिया। अपॉन में देखो ये क्या हो जाएगा? 40 इंटू 10 पावर -2 कितना होता है? 4 इंटू 10 पावर -1, तो इसको लिख दिया 4 इंटू 10 पावर -1। ऊपर क्या आ गया मेरे पास? स्क्वायर आ गया। सॉल्व कर लेंगे इसे। ये हो गया 10 पावर -3 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 4। अपॉन में क्या आ गया आपके पास? 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 10 पावर -2। स्क्वायर दोनों पे आ गया। सॉल्व करेंगे। 4 4 जा क्या होता है? 16, 4 1 जा और 4 10 जा हो गया। बोला ठीक है सर। ये 10 पावर -2 ऊपर जाएगा, तो 10 पावर -3 आया, फिर 9 आया, फिर 10 आया, और जब ये नीचे से ऊपर गया तो 10 पावर 2 हो गया। 10 पावर 2 में 10 पावर 1 को ऐड किया तो 10 पावर 3, 10 पावर 3 और 10 पावर -3, 10 पावर 0 हो गया। गोया कि यहां से आंसर क्या बच गया हमारे पास? 9 न्यूटन। गोया कि ये वाली फोर्स अपने पास कितनी आ रही है? F13 का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है भाई? F13 का वैल्यू अपने पास आ गया 9 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है जनाब F23 का वैल्यू। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने F13 कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं F23 का मैग्नीट्यूड। तो क्या फॉर्मूला रहेगा? K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। K हो गया 9 एक्सपोनेंट 9, Q2 आपके पास कितना है? -30 माइक्रो कूलम, साइन आप नहीं लिखते, तो 30 इंटू 10 पावर -6। Q3 आपके पास कितना है? 4 माइक्रो कूलम, गोया 4 इंटू 10 पावर -6 अपॉन में यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है? 30 सेंटीमीटर है। एक चीज़ और ध्यान में रखना, जैसे इस सवाल में इसने 30,0 दिया हुआ है, तो ये नस का 2023 का जो सवाल है इसकी इंस्पिरेशन वहीं से ली गई है। वो जो पंजाब बोर्ड की एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपके सामने रखी थी, इसी को वो ऐसे भी कह सकता था कि R2 जो है वो 30 I कैप है और R1 जो है वो क्या है? 40 J कैप। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? अच्छा, अब क्या करेंगे भाई? आगे चलेंगे एक स्टेप हम लोग। अब चलिए सर आगे लेके चलें जरा। अब जब मेरे बच्चे हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे R, ये डिस्टेंस कितना है भाई? 30, और 30 सेंटीमीटर में है क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर में। तो आपने बोला भाई 30 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर। बोला ठीक है, चलें आगे। ये हो गया 9, ये हो गया जनाब 30, ये हो गया जनाब 4। ये 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया तो -3 आ गया। अपॉन में ये 30 इंटू 10 पावर -2 का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 10 पावर -1, 3 इंटू 10 पावर -1 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10 पावर -2। ये 9 से 9 आपके पास कैंसिल हो गया। इसको आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे जब, तो ये मेरे बच्चे आपके पास बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। -3 में से आपने जब 2 निकाला तो क्या बच गया? -1। ये बन गया भाई। 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया भाई? 120 इंटू 10 पावर -1। 120 को 10 पावर -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आपके पास? 12 आंसर आ रहा है। गोया कि आपके पास F13 का वैल्यू क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? F13 का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है? सॉरी, F23 का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अब आप देखो, ये आपके पास आ गया F23, ये आ गया F13। करना क्या है? यहां पे लिख लेते हैं हमारे पास F23 आ गया बच्चे हमारे पास 12 न्यूटन। अब क्या करना है? अब मेरा बेटा आपने क्या करना है? आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपने क्या करना है? आपने रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि आपको बोला गया था नेट फोर्स निकालो। तो नेट फोर्स कैसे आएगा? आप बोलोगे सर नेट फोर्स आएगा वेक्टर सम ऑफ F13 और F23 को करके। और इस काम के लिए गोया कि आपको अगर ये F3 का मैग्नीट्यूड चाहिए
तो इसके लिए हम वो आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। और यहां पे थीटा कितना होगा भाई? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर की टेल के दरमियान में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो ये वाला पूरा फैक्टर खत्म। क्या बच गया जनाब? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यूज पुट कर दो भाई। मान लो ये आपके पास ए है तो 9 स्क्वायर, ये आपके पास क्या है? बी है तो 12 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। बोला ठीक है सर। 81 में जब आप 144 को ऐड करोगे तो ये बनेगा 145, 205 और 225, ये बन गया आपके पास 225। आपने 225 का रूट लिया तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 15 न्यूटन आपके पास आंसर आ रहा है। गोया कि इस चार्ज के ऊपर जो कुल मिला के फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी? 15 न्यूटन की होगी। कितनी फोर्स लग रही होगी भाई? 15 न्यूटन लग रही होगी। अब आप बोलोगे सर 15 न्यूटन का डायरेक्शन भी निकाल के बता दें। ये F23 यहां पे, ठीक है। इस F13 का अगर मैं एक फ्री वेक्टर यहां ड्रॉ करूं, समझो डायरेक्शन निकालना बता रहा हूं कि ये जो 15 न्यूटन है इसका डायरेक्शन क्या रहेगा। तो देखो ये जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा। बोलो हाँ यार, ये रिजल्टेंट आया ना, ये है आपका रिजल्टेंट 15 न्यूटन का। इसको भी हटा देते हैं यहां से। ये आपके पास क्या आया जनाब? ये 15 न्यूटन का आपके पास रिजल्टेंट आया। अब आपको ये वाला एंगल चाहिए। मान लो ये एंगल कैसे आएगा? सोचो, ये F13 है, ये भी F13 है। ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है? जी सर बिल्कुल नजर आ रही है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसको अगर आप देखोगे गौर से, ये राइट एंगल ट्राइंगल को, ये आपको साइड बेस नजर आ रही है? सर बिल्कुल ये साइड बेस है। ये साइड क्या है? ये साइड परपेंडिकुलर है। और ये साइड क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो अगर मैं यहां पे वेक्टर्स का अपना वो पुराना वाला फॉर्मूला यूज करूं, टेंजेंट फाई टोटली पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन एक्स। ये कौन सा कंपोनेंट है? F13 कौन सा कंपोनेंट है? y वाला। और आपके पास ये F23 कौन सा कंपोनेंट है? x वाला। लाके वैल्यू पुट कर दो यहां पे। तो F13 कितना है मेरे बच्चे? 9 है। और F23 कितना है आपके पास? 12 है। सॉल्व किया आपने, ये हो गया आपके पास 3/4। गोया कि आपके पास फाई की वैल्यू क्या आ रही है? 10 इनवर्स 3/4। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि अगर आप 10 इनवर्स 3/4 करोगे, 10 इनवर्स 3/4, आपका आंसर आ रहा है तकरीबन 37 डिग्री। यानी कि ये जो फोर्स लग रही है इस चार्ज के ऊपर, Q3 के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो ऐसे लग रही होगी 15 न्यूटन की फोर्स, और कितने एंगल पे? 37 डिग्री के एंगल पे लग रही होगी, 37 डिग्री के। मैंने ये काम किया था पहले वाले सवाल के अंदर। क्लियर है? हमने सीखा क्या? हमने सीखा कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे बढ़कर हमने यह सीखा कि अगर किसी एक चार्ज पर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं और आपको उन सारी फोर्सेस का सम निकालना है तो दैट विल ऑलवेज बी अ वेक्टर सम एंड नॉट द स्केलर सम। फिर हमने उसके डिफरेंट क्वेश्चंस देखे। क्लियर है मेरे बच्चे? सर इसको और किस तरह से कर सकते हैं? और भी कर सकते हैं। अगर आप देखो तो आप F13 को क्या लिख सकते थे? यहां पे देखो गौर से, F13 कहां था? अपवर्ड था, ये था F13। तो आप F13 को क्या लिखते? आप लिखते 9j कैप। बोला ठीक है सर। सिमिलरली आप F23 को क्या लिखते? सोचो जरा, F23 कहां था? F23 राइट डायरेक्शन में था। तो F23 को क्या लिखते? आप लिखते जनाब 12i कैप। 12i कैप। रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखते? रिजल्टेंट फोर्स आप लिखते F13 प्लस F23। F13 कितना है? 9j कैप प्लस 12i कैप। बोला ठीक है सर। रीअरेंज कर लो तो ऐसे लिखते 12i कैप प्लस का 9j कैप। ये रिजल्टेंट फोर्स लग रही है मेरे बच्चे। इसको आप ऐड करके 21 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वाली फोर्स x के अलोंग है, ये वाली फोर्स y के अलोंग है। इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालते, यानी कि इस फोर्स का जब आप मैग्नीट्यूड निकालते तो मैग्नीट्यूड कैसे आता? जैसे अभी पीछे सिखाया था, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सॉल्व करते तो आपके पास आंसर अगेन कितना आता? 15 न्यूटन, जो हमने यहां से निकाला था। करके देख लेना, सेम आंसर आता। सिमिलरली अगर आपको इसका एंगल निकालना होता तो वेक्टर के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टेंजेंट थीटा, वहां पे थीटा लेते थे, यहां मैंने फाई लिया है। टेंजेंट फाई किसके बराबर है? y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कौन सा है? 9, क्योंकि j कैप के साथ है। x कंपोनेंट कौन सा है? 12। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, यानी कि फाई कितना आ रहा है आपका? 10 इनवर्स 3/4। ऐसे भी कर सकते थे आप सेम सवाल, मैं ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? अभी इसका जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि पास पेपर में आए हुए। लेकिन उस लेक्चर के समझने के लिए इस लेक्चर का क्लियर होना और इसके ऊपर हाथ साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चे?